लड़कियों जाकर देखो हुमा की कितनी देर है। हुमा की मामा इसके कदमों से बोल रही थी कि हुमा की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। हुमा को पार्लर वाली घर पर आकर ही तैयार कर रही थी। पप्पू बस थोड़ी ही देर है, अब बाकी की तैयारियाँ देख ले, हम हुमा को देख लेंगे। तुम लोग तो अभी तक खुद तैयार नहीं, हुमा को कैसे लेकर आओगी? आंटी, इनके ऐसे ही तमाशे, ये हमेशा लेट ही तैयार होती है। सीजा ने अपना अवलीन काम सर अंजाम दिया, आग लगाने वाला। मेरा बच्चा तैयार तो अभी तुम भी नहीं हो। हुमा की माँ ने सीजा के कान से पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहा। सीजा को मोहब्बत भरी ढाट पड़ते देखकर सब कज़न खीखी करके हंसने लगी। क्या आंटी, आपने मेरी इंसल्ट करवा दी? सीजा ने मुंह बसूलते हुए कहा। आग लगाने वालों का हमेशा अंजाम बुरा होता है लड़की, आयशा ने खिखी करते हुए दांत निकालकर जवाब दी। नहीं भाई, हम लोग मेरी बेटी को तंग मत करो। सब लोग जल्दी तैयार हो जाए, मैं हुमा को खुद ही देख लेती हूँ। लगता है पार्लर वाली का अजस पूरा इरादा है कि वो हमें लेट करके ही छोड़ेगी और तमाम लड़की अगले 10 मिनट में मुझे तैयार चाहिए। सुबह तुम लोगों की तैयारी ही मुकम्मल नहीं हो रही। हुमा की माँ ने इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट अंदाज से कहा था। किसी का झुमका नहीं मिल रहा था तो किसी के बाल के स्टाइल अभी अधूरे थे, तो कोई बाल को स्ट्रेट करने में मगन थी। घर में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल चल रहा था, हर किसी को तैयार होने की जल्दी थी। मैम, आपका फ़ोन बज रहा है, आप उठा लें। पार्लर वाली ने हुमा के बालों को पिन अप करते हुए कब से बजते हुए फ़ोन की जानिब उसको मतवज्जा किया। इससे पहले कि हुमा को जवाब दे, इसकी कज़न तैयार होकर धावा बोल चुकी थी। साजिद का फ़ोन जो हुमा के नंबर पर आ रहा था, उसे उठाकर बदतमीज़ियों से स्पीकर पर रख दिया था। डॉक्टर साहिबा, कितनी बार कहूँ कि आपकी तैयारी होकर पिक भेज दो। ओह, साजिद की स्पीकर से आती हुई आवाज़ पर सब चीखों के साथ तालियां मारी। बहनोई जी, थोड़ा सा सब्र करें, इसको लेकर हम आपके पास ही आ रहे हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती मेरे होने वाले बीवी के फ़ोन पर कब्जा करते हुए? साजिद पकड़े जाने पर शर्मिंदा होने के बजाय सीना तान का जवाब दे रहा था। बहनोई जी, आपको शर्म नहीं आती? थोड़ी देर सब्र कर ले। फिज़ा, हिरा, आयज़ा, हानिया, ये लोग भी कहाँ हार मानने वाली थी। सोच लो साली साहिबा, जितना तंग करोगे बदले मैं भी वही सलूक करूँगा। कल मैं भी तुम लोगों को तुम्हारी बहन से मिलने के लिए उतना ही तड़पाऊँगा। साजिद ने धमकी दी। देख लीजिए, आप तो अभी से हमें हमारी लड़की से दूर करने पर आ गए हैं। जाइए, हम नहीं देते अपनी लड़की आपको। फिज़ा ने एक अदा से कहा था, बालों को झटका देते हुए। सोच लीजिए, हम आपकी लड़की को उठाकर ले जाएंगे। ओह, ऐसे कैसे हमारी लड़की को उठाकर ले जाएंगे? बिल्ला भाई, हमसे पंगा मत ले, हम सिक्योरिटी बढ़ा देंगे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जितना मर्जी आप अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दें। भाई, आपको शर्म नहीं आती? डॉक्टर के गुंडों वाली जैसी बातें करते हुए मुकाबला दोनों पार्टी का टक्कर कर रही थी। डॉक्टर इतने शरीफ भी नहीं होते कि अपने होने वाली सालियों से हार जाए। डॉक्टर भाई, हम तो समझे थे कि आप बहुत मासूम हैं, मगर आप तो बहुत चालाक निकले, आखिर सालियों ने हाथ मारते हुए कहा। हुमा ने दोनों पार्टियों का मुकाबला देखकर हैरान रह गई थी। तो साजिद से उम्मीद ही नहीं थी कि वो इस तरह की बातें भी कर लेता है। मेरी प्यारी सालियों, आप बेफिक्र रहो, इसके लिए तो मैं शरीक हूँ। आप लोग मेरी बीवी को मत भड़काएं। सोच लीजिए, अभी तो आपकी बीवी हमारी कस्टडी में है। आपने हमारे साथ काफ़ी बिगाड़ ली है। जाइए, आपको ना मिलेगी आपकी दुल्हन की पिक्स, और ना होगी हॉल में आने से पहले आपकी अपनी दुल्हन से बात। ना यार, ऐसा जुल्म मत करो, मुझे मेरी दुल्हन की तस्वीर भेज दो। थोड़ी और मन्नतें व समाजत करो, हमारा सदी शायद हम गौर व फिक्र कर ले। फ़ोन तो मुझे, शर्म करो, क्यों तंग कर रही हो उनको? हुमा ने इनके हाथ से फ़ोन खींचते हुए कहा। बहुत फिक्र हो रही है अपने होने वाले शौहर की, और जो वो हमें तंग कर रहे वो नहीं देखा आपने? चलो हम लोग चलते हैं। ये तो अभी से अपने शौहर के गुण गाने लगी है। मसनूई शक्लें बनाती हुई रूम से एक एक करके जा चुकी थी। बहुत तंग किया आपकी कज़नों ने। सोच ली डॉक्टर साहिबा, ये सारे बदले मैं आपसे लूँगा। बहुत जल्द आप हुमा सलीम से हिम्मत साजिद खान होने वाली है। साजिद ने हुमा के सलाम कहते ही एक के बाद एक बात सब बातें। आप भी तो इनको तंग कर रहे थे, और वैसे भी आप मुझे बीच में मत घसीटे। हुमा ने मुस्कुराते हुए बीच का रास्ता निकाला। साजिद बेटा, कितनी देर है, जल्दी आ जाओ। अभी साजिद और बात करने के मूड में था कि इसकी माँ रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। साजिद ने हुमा को अल्लाह हाफिज़ कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। हुमा ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे ज़्यादा सवालों का फ़िलहाल जवाब नहीं देना पड़ा। वो पहले से ही बहुत नर्वस थी। चौधरान, तेरा वो खोता किधर है? चौधरी वजाहत घर के अंदर दाखिल होते ही अपनी बीवी से बोला। चौधरी साहब, कभी तो मेरे पुत्र के लिए कुछ अच्छा बोल लिया करो, आते शुरू हो जाते हैं। जायनमाज़ को लपेटती हुई चौधरी की बीवी खड़ी हो गई। तेरी पुत्र की करतूतें चंगी हो तो फिर मैं कुछ इसके लिए भी चंगा भी बोल लिया करूँगा। सारा दिन गली के आवारा कुत्तों की तरह बाहर अपने यार बेलियों के साथ इधर से उधर मुँह मारता फिरता है। अपने गाँव के
اپنے گاؤں کے علاوہ ساتھ والے گاؤں میں بھی میری تھو تھو کروا رکھی ہے اس کتے کے پلے نے۔ چودھری صاحب خدا کا خوف کیا کرو، کم سے کم اس کو تو گالیاں دیتے ہیں، خود کو تو گالیاں مت دیا کرو۔ یہ پکڑے پانی پیو، ٹھنڈے ہو جائیں۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے چودھری کی بیوی اس کا غصہ ٹھنڈا کر رہی تھی۔ جیسے تیرے پتر کی کرتوتیں ہیں نا، وہ دن دور نہیں کہ اسی چلو بھر پانی میں ہم کو ڈوب کر مرنا پڑے گا۔ سلام ابا صاحب، سلام اماں صاحب۔ چودھری خرم جو ابھی بھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا، سامنے بچھی پیپل کے درخت کے نیچے چارپائیوں پر بیٹھے اپنے ماں اور باپ کو سلام کرتے ہوئے اپنی چادر کا ایک پلو اٹھا کر پیچھے کی جانب کو جھٹک دیا، چہرے پر اکڑ سجائے ہوئے آ کر ٹھا سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ جا کوئی چائے پانی کا بندوبست کر، تیرا لائق پتر آیا ہے اپنے یار بلیوں کے ساتھ گلی کچا کر کے۔ اب سہائے خدا کے لیے آتے ہی مت شروع ہو جانا۔ کیوں ایسے کون سے کارنامے سر انجام دے کر آتا ہے جو آتے ہی تیری خدمت کے لیے میں گھر کے بوہے کے آگے تیل کی بوتل لے کر کھڑا ہو جاؤں؟ میرا لائق پتر آیا ہے، کوئی چنگے کام کر کے دکھا تو تجھے پھولوں کی مالا ڈالنے میں مجھے کوئی دقت نہ ہو۔ پر تیری کرتوتیں ہی ایسی ہیں کہ تجھے دیکھتے مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ سارا دن پورے گاؤں میں تیرے ہی کارناموں کی باتیں ہوتی ہیں۔ چودھری صاحب اللہ کا خوف کرے، ابھی گھر میں داخل ہوا، یہ ساری باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چودھری کی بیوی بیچ میں بولی، ہمیشہ مجھے ہی مت چپ کروایا کرو، کبھی اپنا لائق پتر کو بھی سمجھا لیا کرو۔ چلو اور کوئی کام نہیں ہے تو شہر جا کر مہانور بیٹی کو لے آئیں۔ تو ابا سے اتنی سی بات آپ مجھے پیار سے ہی بول دیتے، میں خوشی خوشی کر دیتا۔ ساری زندگی تجھے میں سمجھاتا رہوں، تجھے خود سے نہیں پتا کہ مہانور بیٹی کو کتنے دن ہو گئے گاؤں میں آئے ہوئے۔ وہ ہاسٹل میں ہمارا انتظار کرتی رہتی ہے، کب اس کا نکما بھائی اس کو لینے آئے گا۔ اب دفع ہو، شام کو جا کر بہن کو لے آ اور رات وہیں پر رک جانا، صبح کا سفر ہی اچھا ہوتا ہے۔ ویسے بھی لاہور میں تیرے بہت سے نکمے دوست ہیں، کسی کے پاس بھی رک جانا۔ اماں صاحب اب دیکھ لو، ساری بات مان رہا ہوں پھر بھی گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ خرم نے اٹھتے ہوئے اپنی ماں کی شکایت کی۔ چودھری صاحب بس چپ کرے، اب میرا پتر کپٹ کی پہلی بات مان کر تو جا رہا ہے۔ بڑا احسان کر رہا ہے تیرا پتر، پوری دنیا کو تیرے پتر نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، بہت بوجھ ہے تیرے پتر کے کندھوں پر۔ جاتے ہوئے بھی چودھری صاحب نے پتنس کے نستے چلائے تو خرم غصے سے چادر کو جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ سائے کبھی زندگی میں اپنے پتر پر خوش نہ ہونا۔ اکڑ چیک کر اس کھوتے کی، جیسے بڑے ہی کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دیے ہوں۔ چودھری صاحب بس کرے، اب تو چلا گیا، جان چھوڑ بھی دیا کرے۔ اس کی ناگواری سے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چودھری کی بیوی بولی، ایک دن تو بہت پچھتائے گی خرم کی ماں، جس راستے پر تیرا بیٹا چل نکلا ہے نا، اس کو واپس موڑ لے، ورنہ ایک دن ہم دونوں کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہ جائے گا۔ بیٹا مجھے بہت اچھا لگا کہ آج تم میرے پاس آ کر بیٹھی اور اتنی ساری ہم ماں بیٹی نے باتیں کی۔ آج مہک پہلی بار اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھی تھی اور اسے کافی اچھا لگا تھا اپنی ساس سے بات کرتے ہوئے۔ وہ کافی سادہ مزاج اور نرم دل کی عورت تھی۔ اماں ویسے آپ نے روم میں مجھے بلوایا کیوں تھا، کوئی کام تھا آپ کو؟ کیوں میں ویسے اپنی بیٹی کو نہیں بلا سکتی اپنے پاس بیٹھنے کے لیے؟ بلا سکتی ہیں، لیکن میں نے تو ویسے ہی پوچھا ہے، کوئی ضروری کام تو نہیں تھا؟ مہک نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے بہت دل سے تمہارے لیے ایک سوٹ تیار کروایا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم صادق کی شادی پر یہ سوٹ پہن کر جاؤ۔ مہک کی ساس نے اسے اپنے الماری میں سے ایک سوٹ نکال کر دیا جس پر بہت نفیس کام ہوا تھا۔ اس کا کرتی شرارہ تھا، ساتھ میں ایک باکس دیا جس میں گولڈ کی بہت نفیس جویلری تھی اور ساتھ میں اپنے کندھانی کنگن بھی مہک کو دیے۔ پر اماں جی، یہ تو آپ کے ہیں نا، آپ پہنیں اسے۔ بیٹا یہ میری طرف سے تمہارے لیے پیار ہے جو میری ساس نے مجھے دیا تھا اور میں تمہیں دے رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مہک کی ساس نے خود اپنے ہاتھوں سے مہک کے ہاتھوں میں کنگن پہنا دیے اور کہا کہ بیٹا یہ ہماری خاندانی کنگن ہیں، اب سے یہ تمہارے ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا۔ میں خوشی سے تھینک یو بولتی ہوئی پہلی بار اپنی ساس کے گلے لگی۔ بیٹا تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بیٹی ہو، ماں ہمیشہ اپنی بیٹی کو اپنی چیزیں دیتی ہے۔ اب تم جا کر تیار ہو جاؤ۔ مہک خوشی خوشی اپنی چیزوں کو دیکھتی ہوئے اپنے روم کی طرف چل دی۔ روم میں جاتے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑے ہوئے شاپنگ بیگ پر گئی۔ اب وہ دیکھ رہی تھی کہ احمد واش روم سے فریش ہو کر باہر آیا۔ مہک نے تجسس سے احمد کی طرف دیکھا۔ احمد نے ایک آئبرو اٹھا کر دیکھا، کیا؟ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کیا کہ یہ سب کیا ہے؟ مہک نے جواب دیا، خود ہی کھول کر دیکھ لو، احمد نے مسکراتے لبوں سے کہا۔ مہک نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے بیڈ پر رکھتے ہوئے شاپنگ بیگ کو کھولنا شروع کیا جن میں مختلف کلر کے خوبصورت ڈریسز تھے۔ مہک کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سا ڈریس زیادہ خوبصورت ہے، وہ ایک پکڑتی ہوئی دوسرا رکھ دیتی تھی۔ احمد یہ سب کس کے لیے ہے؟
तजस्सुस भरी नज़रों से देखते हुए पूछा, ये सब मेरे लिए, मुझे ये कलर बहुत पसंद है। अहमद ने मुस्कुराकर अपने ज़बान को दांतों तले दबाते हुए कहा, जी सीरियसली, ये पहनकर आप कैसे लगेंगे? महक पहली बार अहमद की बात पर यूं खिलखिलाकर हंसी थी। ये लड़कियों वाला कपड़ा मैं तो ना ही पहनूंगा, जाहिर सी बात तुम्हारे लिए यार। अहमद ने हंसते हुए कहा, अब बताओ ये तुम्हें कैसे लगे कपड़े? अहमद ने महक के चेहरे की खुशी देखकर पूछा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। महक ने खुशी से अहमद की जानिब देखते हुए कहा, खूबसूरत तो ये तब होंगे जब तुम उनको पहनोगे। अहमद टॉवल गले में डाले हुए सर को पोंछते हुए उसके करीब आकर दिलकश निगाहों से देखते हुए बोला, मगर मैं तो आज इनमें से कोई भी नहीं पहनूंगी। क्यों? अहमद ने हैरानी से देखते हुए कहा, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें ये सब ड्रेसेस पसंद है और अब तुम कह रही हो कि इनमें से कोई भी नहीं पहनोगी। आप नाराज़ ना हो, हमें आज ये ड्रेस पहनना है जो अम्मा जी ने मेरे लिए सिलेक्ट किया है। बेड पर रखे हुए ड्रेस की जानिब इशारा करते हुए कहा, अच्छा जी, तो इसका मतलब आज त्योहार पर अपनी अम्मा जान को तरजीह दी जा रही है। ठीक है भाई, सास और बहू अब मिलकर रोज़ मेरे साथ ऐसे ही किया करेंगी। जी पहन लो, अब तुमने ऐसे बंदे की चीज़ को सिलेक्ट किया है जिसको तो मैं कभी ना कर ही नहीं सकता। अहमद को खुशी हुई थी यह सोचकर कि महक इसकी माँ को इज्जत व एहतराम दे रही है। महक ने खिले हुए चेहरे से अपना जूड़ा और ज्वेलरी अहमद को दिखाई। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है और जब तुम इसको पहनोगी तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अहमद ने जोड़े के साथ महक की दिलकशी की भी तारीफ़ की, अपनी कलाइयों को हिलाते हुए दिखाया कि ये कंगन मुझे अम्मा जी ने दी है। पर ये कंगन तो अम्मा जान अपने बहू को पहनाना चाहती थी। अहमद ने बिना तासुर के चेहरे लिए इसके चेहरे के तासुरात देखने चाहे। हाँ, तो मैं ही इनकी बहू ही हूँ, इसलिए कंगन पर हक तो मेरा ही बनता है। अच्छा जी, मैं बस यही सुनना चाहता था। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी है कि तुमने दिल से खुद को इस घर की बहू मान लिया है। इसके दोनों कलाइयों को अपने हाथों से पकड़ते हुए बारी बारी कंगन वाली जगह को चूम लिया। महक ने शर्माते हुए अपने हाथ पीछे कर लिए। पीछे हटे, ये क्या कर रहे हैं? करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, तेरा शादी वाला किस्सा निपटा लेने दो मोहतरमा। वैसे भी कल रात कुछ वादा हुए थे हम दोनों के दरमियान, आज रात को पूरा करने का टाइम आ गया है। इसके कमर पर हाथ रखते हुए दबाव बढ़ाकर अपने साथ लगा लिया। अहमद प्लीज़, हम लेट हो जाएंगे, प्लीज़ साजिद भाई आपसे नाराज़ हो जाएंगे। अहमद को बहकता हुआ देख महक शर्मा कर नज़रों को इधर उधर कर रही थी। वो अपनी दोनों कंगन वाली कलाइयों को उसके सीने पर रखे हुए थी। साजिद भाई की एक बार शादी हो जाने दो, उसे भी पता चल जाएगा कि अपनी बीवी के साथ रूम में होते हुए टाइम का पता नहीं चलता। प्लीज़ आप तैयार हो जाए और मुझे भी तैयार होने दें। महक मुस्कुराते हुए अहमद के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करके मुस्कुराते हुए वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। किताब में ये भी लिख दिया गया है, इसका भी बराबर हिसाब लिया जाएगा। वो ऊंची आवाज़ में कहता हुआ मिरर के सामने तैयार होने लगा। महक के बदले हुए अंदाज ने अहमद को पुरसुकून कर दिया था। महक का वाजह बदला अहमद को नज़र आ रहा था। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उसकी बीवी का दिमाग लाइन पर आने लगा है। जाने सा, उठ जाओ, अम्मी चंद तो नाश्ते पर हमारा वेट कर रही हैं। सा के सीने पर सर रखे हुए गहरी नींद में सो गई थी। रात को भी मेहंदी से लेट आए तो नींद नहीं पूरी हुई। उठती हूँ सा, बहुत थका हुआ फील कर रही। मेरा वापस से आंखें बंद करते हुए सा के सीने पर सर रख के सो गई। अगर कहो तो मैं तुम्हारी थकान उतारने का इंतज़ाम करूँ। सा ने मीरब के कान में सरगोशी की तो मीरब ने नींद से भरी हुई आंखें उठाकर सा की जानिब गुस्से से देखा। यह थकन भी आपकी दी हुई मेहरबानी है। हाँ, तो मैंने तो कहा है कि क्या हुक्म है मेरे लिए? अगर कहो तो दबा देता हूँ। कहो तो। सा ने अधूरी बात मुंह में रखते हुए मुंह बनाकर मुस्कुराया। आह जालिम लड़की। मीरब ने सा के नंगे सीने पर दांत गाड़ दिए थे। आज जो आप मेरे साथ करते हैं वो जुल्म नहीं होता। अब तो मैं रोज़ आपको इस तरह से काट काट कर खा जाऊंगी। अपने बालों का जोड़ा बनाते हुए उठ कर बैठ गई। सोच लो, मैं इससे भी डबल करूँगा। मेरी जंगली बिल्ली। इसके गालों को लबों से टच करते हुए बेड से उठकर चप्पलें पहन रहा था। आप पहले कौन से मुझे कम हल्कान करते हैं? अब तो मेरा दिल चाहता है कि आपका नाम रख दूँ, जालिम सा। रमान सा आप पर बिल्कुल सूट नहीं करता। मेरी जान सा, जो दिल में आए वो नाम रखो। सा ने जब सारे हक ही तुम्हारे हाथ पर रख दिए हैं तो जो चाहो सा के साथ सलूक करो। वो मुस्कुराते हुए वॉशरूम में जाकर बंद हो चुका था। मीरब अपने लबों में मुस्कुरा दी। हल्कान करने के बाद भी रोमांसा के प्यार से भरी हुई मीरब किस कदर मुतमईन नजर आ रही थी। बेशक शौहर का प्यार औरत के लिए तहफ़्फ़ुज़ भी होता है और सब्र का पैमाना भी। जैसे मीरब और रोमांसा की मोहब्बत का जाम पीकर हमेशा मुतमईन ही नजर आती थी। अम्मी जान, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम भी नहीं जाएंगे। मीरब जो अपनी सास के रूम में इनकी तैयारी देखने आई थी, मगर अपनी सास को तैयार ना देखकर वो फिक्रमंद होते हुए खुद भी जाने से इनकार कर रही थी। नहीं बेटा, तुम और रुमान दोनों जाओ। साजिद की ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी है, जाकर इसको खुशी खुशी मनाओ। मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं। इसकी
اس لیے بیٹا میں نہیں جا سکوں گی، مگر امی جان آپ کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ رومان صاحب بھی روم کے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنی ماں کی بات سن چکا تھا۔ اور اٹھے، ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ رومان صاحب فکر مندی سے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم رہا تھا۔ رومان صاحب اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ یوں کہوں کہ رومان صاحب کی ساری دنیا اپنی ماں کے ارد گرد گھومتی تھی۔ اپنی ماں کی ذرا سی تکلیف سے بھی رومان صاحب تڑپ اٹھتا۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، رومان صاحب کو اپنی ماں کی صحت سے زیادہ ضروری نہیں لگتا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے رومان، بس تمہیں پتہ ہے کہ تھکاوٹ مجھے سوٹ نہیں کرتی۔ رات کو ہم لوگ مہندی کے فنکشن سے بھی لیٹ آئے، اس لیے بیٹا آج میں نہیں جا سکوں گی، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس سکینہ، ذکیہ اور باقی لڑکیاں سب موجود ہیں، اور تمہاری دونوں تائیاں بھی تو ہیں۔ اگر کوئی پریشانی کی بات ہوئی تو تمہارے چچا بھی گھر میں موجود ہیں۔ رومان صاحب کی ماں نے پوری تسلی دیتے ہوئے ساری بات کہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خراب طبیعت میں آپ کو یوں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ میری جان تم دونوں جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھکاوٹ ہے، اس لیے مجھ سے نہیں جایا جائے گا۔ رومان اور میرب کا دل تو نہیں مان رہا تھا، مگر امی جان کے بہت اصرار پر وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یہ بھی سچ تھا کہ ساجد کی خوشی ان کے بنا ادھوری تھی۔ رومان صاحب اور میرب گھر کے ملازمین کو تاکید کرتے ہوئے شادی کے لیے نکل گئے تھے۔ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا اسٹیج، جس پر ساجد ہما کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ساجد نے بلیک کلر کی شیروانی پہنی ہوئی تھی اور اوپر اسکن کلر کے کلے میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ گورا چٹا پٹھان بلیک کلر میں دمک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہما کا خوبصورت پھولوں سے بنی ہوئی چادر کے نیچے لایا جا رہا تھا۔ ہما پر روپ نور کی مانند چھایا تھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے اور کرتی میں وہ چلتی ہوئی کوئی ماڈرن گڑیا لگ رہی تھی۔ باریک باریک نین نقوشوں کو پارلر والی نے میک اپ سے نکھار کر چار چاند لگا دیے تھے۔ ساجد کی نظریں سامنے آتے بھی ہما سے ہٹ نہیں سکی۔ وہ تیری ہی ہے بس کر، کتنا گھورے گا بے شرم انسان۔ پاس بیٹھے ہوئے احمد اور رومان صاحب کی نظروں کا فوکس احمد پر تھا۔ کیوں نہ ہوتا، یہی تو موقع تھا، وہ اپنے یار کی ٹانگیں کھینچ کر اسے مذاق سے بے حال کر دیتے۔ چپ کر کے بیٹھے رہو تم بے غیرتوں کو، مجھے سب پتہ ہے۔ خود تو اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میری باری آئی ہو تو تم لوگوں کو بڑی تبلیغ سوچ رہی ہے۔ خود لعنتی انسان، ہر جگہ لیٹ پہنچتے ہیں۔ آج بھی رومان صاحب اور احمد گھر سے لیٹ نکلے تھے۔ ساجد کا پارا آج بھی ان دونوں پر گرم تھا۔ واہ بھائی، ہمارے گونگے ڈاکٹر کے منہ میں زبان آ گئی، اللہ خیر کرے۔ احمد نے بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے مذاق کر کر کے ساجد کی جان مشکل کر رکھی تھی۔ اسٹیج پر ساجد نے ہما کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے اسٹیج پر چڑھنے کی مدد کی۔ دونوں کی جوڑی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی بہت خوبصورت سے انجام پائی تھی۔ نکاح کے بعد رنگ برنگے لذیذ کھانوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ کھانے میں کچھ افغانی ڈشز بھی رکھی گئی تھیں۔ آخر ساجد پٹھان تھا، کچھ نہ کچھ تو اس نے ٹریڈیشنل کرنا تھا۔ کھانا بے حد لذیذ تھا، سب مہمانوں نے بہت لطف اندوز ہو کر کھایا تھا۔ کھانے کے بعد اب دلہن کی رخصتی کی باری آ گئی تھی۔ اشک بار آنکھوں سے ہما کے والدین اور رشتہ داروں نے ہما کو ڈاکٹر ساجد کے پھولوں سے لدی ہوئی گاڑی میں بیٹھا دیا۔ ڈاکٹر ہما بھی نم آنکھوں سے اپنی ماں سے ملتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ جہاں اسے ڈاکٹر ساجد کو پانے کی بے حد خوشی تھی، وہیں اپنے والدین کو چھوڑنے کا غم، جو ہر لڑکی کے لیے ہوتا ہے۔ آج ڈاکٹر ہما بھی اسی کیفیت سے گزر رہی تھی، کہیں خوشی تو کہیں دل کے کونے میں ماں باپ کے گھر کو چھوڑنے کا غم بھی تھا۔ سامر 7 بجے کے آس پاس آنکھ کھلی تو اسے احساس ہوا کہ میرا اس کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے۔ بستر پر لیٹے لیٹے ہی سامر نے اپنی آنکھوں کو چاروں طرف کمرے میں گھمایا، مگر میرا پورے روم میں کہیں بھی نظر نہ آئی۔ سامر بستر سے اٹھ کر چپلیں پہنتا ہوا باہر کی طرف چلا۔ باہر سے کھٹ پٹ کے اور پانی کے شور کی آوازیں آ رہی تھیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ میرا باہر کچھ کام کرنے میں مصروف ہے۔ میرا تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ میرا جو بڑے ہی مصروفانہ انداز میں سامر کے کپڑوں کو دھو رہی تھی، اچانک سامر کی آواز سے دبک کر پیچھے ہوئی۔ ہائے اللہ میر، اچانک آ کے ایسے نہیں بولتے، کوئی دل کے کمزور بھی ہوتا ہے۔ میرا اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر گھما کر گھبرائی ہوئی بولی، اچھا جی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی دل کی کمزور ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ، تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ ٹھنڈ دیکھی ہے، بیمار پڑ جاؤ گی تم۔ ویسے اتنی سی تمہاری صحت ہے۔ آخر میں لہجہ تھوڑا شرارتی سا ہوا۔ کوئی اتنی سی نہیں ہے، شادی ہو گئی ہے، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اور آپ کے کام کرنا میرا فرض ہے۔ میں یہ سب کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی ہوں۔ اس کو سامر کی یہ بات ذرا پسند نہ آئی، اور وہ اپنے ہاتھوں کو ابھی بھی سامر کے کپڑے پر رگڑ رگڑ کر دھوتے ہوئے اور ساتھ ساتھ سامر کو بھی جواب دے رہی تھی۔ اوہو میری جان، غصہ کر گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا یار، میرا مطلب تھا کہ موسم ٹھنڈ ہے، تم بیمار پڑ سکتی ہو، بس اس وجہ سے میں نے منع کیا۔ کپڑے تم مجھے دے دیتی، سارے اکٹھے کر کے میں لانڈری میں بھجوا دیتا۔
تمہیں میں اپنے ساتھ ان کاموں کے لیے نہیں لایا۔ کیا مطلب ان کاموں کے لیے نہیں لے کے آئے؟ تو ان کاموں کے لیے آپ کسی اور کو لے کے آئیں گے۔ آج میرا کا بھی فل موڈ تھا سامر کے ساتھ لڑنے کا۔ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے ہوئے وہ بھی گاؤں کی عورتوں کی طرح لڑاکا عورت بن اس کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ اوہ میری بیوی تو گاؤں کے رنگ میں رنگنے لگی ہے یار، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ تم بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہی، میں تو بس دھو بھائی تم کپڑے ہی دھو، میں تو اپنی بات میں خود ہی پھنستا جا رہا ہوں، سامر نے آخر ہار مانتے ہوئے مرحا سے کہا۔ جب بیوی پیار سے کوئی کام کرتی ہے تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اس طرح منع نہیں کرتے۔ میرا کپڑوں کو واپس سے دھونے لگی۔ اور میرا بچہ مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا گستاخی کبھی نہیں ہوگی۔ جب بھی تم کام کرو گی میرے یہ معصوم لب صرف تمہاری تعریف کے لیے ہی کھلیں گے، سامر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مرحا سے جان چھڑائی۔ میرے لیے کوئی حکم ہے تمہارے کام میں کوئی مدد کر سکتا ہوں یا اس میں بھی میری پیاری بیوی کا اعتراض ہے؟ مرحا کو اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھ کر سامر کو دل سے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر مرحا کی لڑائی کا سوچ کر سامر نے اسے اپنے کام سے منع کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، مگر وہ کام میں مرحا کی ہیلپ کروانا چاہتا تھا۔ نہیں، آپ جا کر آرام کریں، میں آپ کے کپڑے دھو کر آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ مرحا اس وقت پوری طرح سے گھریلو لڑکی بن کر اپنے امیر کے سارے کام کرنا چاہتی تھی۔ میں آرام نہیں کر سکتی کیونکہ آج سنڈے ہے، تم اپنا سارا دن اگر کام میں برباد کر دو گی تو میرے لیے ٹائم نہیں بچے گا، اس لیے میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں کام میں، تم دھوتی جاؤ، میں کپڑے کو سکھانے کے لیے ڈالتا جاؤں گا، اس طرح کام جلدی ہو جائے گا۔ میرے کو مرحا اپنے پاس روم میں چاہیے تھی، مگر مرحا کو آج کام کا جنون چڑھا ہوا تھا، امیر کا اپنا سر پیٹنے کو دل کر رہا تھا۔ جی نہیں، میں سارے کپڑے خود ہی دھو کر سکھانے کے لیے ڈالوں گی، اچھی بیوی اپنے ساروں سے کام نہیں کرواتی، اٹھ کر سامر کے کپڑوں کو سکھانے کے لیے ڈالتے ہوئے برابر جواب دے رہی تھی۔ میری جان پلیز، آج صبح صبح تمہیں کون سا بخار چڑھ گیا، مجھے نہیں کروانے تم سے کام، اچھی بیوی اپنے شوہر کی بات مانتی ہے۔ سامر اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا، جو رسی کے اوپر کپڑے ڈال رہی تھی۔ میر ہاتھ چھوڑے، مجھے کپڑے ڈالنے ہیں اور میں آپ کی ہر بات مانتی ہوں، اس لیے میں اچھی بیوی ہوں۔ اپنی پشت پر کھڑے ہوئے امیر کی جانب نظریں کرتے ہوئے بولی۔ میری بیوی اچھی نہیں، بہت اچھی ہے، مگر میری جان تمہارے یہ ہاتھ ان کاموں کے لیے نہیں ہیں، ان کاموں کو ہم پیسے دے کر کروا سکتے ہیں، مگر محبت کو پیسے دے کر نہیں کروائی جا سکتی، اس لیے میری پیاری بیوی یہ کام کا غصہ چھوڑو اور میرے ساتھ روم میں چلو اور اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے مشقت کروانے کے بجائے ان کی محبت بھرے لمسوں سے مجھے خوش کرو۔ میر پیچھے ہٹیں، آپ کی سخت بیڑ مجھے بہت چبھتی ہے، ایسے مت کیا کریں۔ سامر نے سختی سے اپنے گال مرحا کے مخملی گال پر جب کیے، وہ سخت بیڑ سے مرحا منہ بسوڑتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ میں تو ایسے ہی کروں گا میری۔ سامر نے اپنے گال اور بھی زور سے رب کرتے ہوئے ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھ رکھے تھے۔ شکایتی نظروں سے مرحا نے گردن گھماتے ہوئے سامر کی جانب دیکھا۔ میر پلیز چھوڑیں، ہم لوگ صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، مرحا نے شرماتے ہوئے لہجے سے کہا تھا۔ تو بھائی صحن میں کھڑا ہوں تو اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کرنے میں کیا دقت ہے؟ سامر نے سوالی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے گالوں پر لب ٹچ کرتے ہوئے کہا۔ میر گاؤں کی عورتیں اور مرد اس طرح رومانس نہیں کرتے کھلے میں۔ اچھا جی، گاؤں کی عورتیں اور مرد کیسے رومانس کرتے ہیں؟ سامر کا تجسس بڑھنے لگا تھا۔ گاؤں کی عورتیں اور مرد اپنے روم میں لائٹس آف کر کے رومانس کرتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ سامر نے حیرانی سے گہری نظریں مرحا کے چہرے پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آپ ہٹیں، مجھے یوں آپ باتوں میں لگا کر کام کرنے سے مت روکیں، اور آپ بتائیں آج آپ کیا کھائیں گے؟ اپنے پیٹ سے سامر کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے سامر کی بات کو اگنور کر کے تال پر واپس کپڑے ڈالنے لگی تھی۔ میں تو تمہیں کھاؤں گا، میری سب سے فیوریٹ ڈش تم ہو۔ سامر کہاں سے اسے کام کرنے دے رہا تھا، اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے نظریں دلکش انداز سے مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے چھوڑیں، مجھے کام کرنے دیں، مجھے ابھی آپ کے لیے کھانا بھی بنانا ہے۔ مرحا کا یہ بدلا بدلا انداز سامر کو حیرانی میں ڈال رہا تھا۔ بتائیں آپ کو کیا پسند ہے؟ ابھی میر حیرانی سے مرحا کی جانب دیکھ رہا تھا کہ مرحا نے پھر سے سوال کر دیا۔ میری کی جان، مجھے تم پسند اور مجھے تمہیں ہی کھانا ہے، اور یہ کھانے والا کون سا نیا جنون تم نے پال لیا ہے؟ جو کچھ بھی بنے گا میں کھا لوں گا۔ سامر تو کسی اور ہی موڈ میں تھا، وہ کچھ اور ہی کرنا چاہتا تھا۔ اپنے سنڈے کے سارے پلان جو اس نے پچھلے 8 دنوں سے بنائے تھے، مگر مرحا کو دیکھ لگتا تھا کہ آج وہ سارا پلان مٹی میں ملانے والی ہے۔ اس کے سر پر تو کام کا جنون چڑھ کر بول رہا تھا۔ میرا تم مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سب آئیڈیا اچانک تمہارے دماغ میں کہاں سے آئے ہیں؟ سامر نے اپنے دماغ میں جو سوچا تھا اسے زبان تک لے آیا۔ کیا مطلب، میں نے کچھ غلط سوچا ہے؟ مرحا تو آج سیدھے سیدھے جواب دینے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ بتاؤ یہ سب مشورے تمہیں کس نے دیے ہیں؟ سامر کو پکا یقین تھا کہ مرحا کا یہ خود کا دماغ نہیں ہے۔ مجھے کسی نے کوئی مشورہ نہیں دیا، یہ سب کچھ میں خود سے سوچا ہے۔ خود کو مسل دکھاتے ہوئے رسی پر کپڑے ڈالے ہوئے رسی کر
कपड़ों को बार बार सीधा कर रही थी। एसीपी की नज़र थी धोखा नहीं खाने वाली। मीरा, मैंने पूछा, ये सब मशवरे तुम्हें किसने दिए हैं? तुम्हारा दिमाग कितना चलता है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए मीर की जान झूठ बोलना बंद कर दो। मत भूलो कि तुम्हारा शौहर एक पुलिस वाला है। झूठ और सच में फ़र्क करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। सामिर भी अपनी आदत से मजबूर बात की तह तक पहुँचे बिना कहाँ पीछे हटने वाला था। क्या मीर, आप भी हर बात के पीछे पड़ जाते हैं? मीरा झुंझला सी गई थी। जब पता है पीछे पड़ जाता हूँ तो फिर बता दो मेरी जान के मेरी मासूम सी बीवी को ये सब काम वाले मशवरे किसने दिए हैं? कौन है मेरे चुनने का दुश्मन? क्योंकि मेरी बीवी इतनी मासूम है कि अपने झूठ भी अच्छे से नहीं बोल सकती, तो इतने सारे आइडिया तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकते। रस्सी पे कपड़ा डालते हुए नज़र चुराते मीरा को सामिर तंग करते हुए इसके सामने आन खड़ा हुआ। मीर, मुझे बहुत काम है। मीरा सामिर की नज़रों से घबराती हुई रस्सी को छोड़कर रूम की जानिब जा रही थी। अब तो सामिर को पक्का यकीन था कि मीरा के दिमाग में ये खुराफाती आइडिया कहीं और से ही आए हैं। वो भागता हुआ मीरा के पीछे आकर दोनों हाथ उसकी कमर पर बांधे हुए इसका रुख अपनी जानिब करके खड़ा हो गया। बताओ। इसकी नज़रों में नज़र गाड़े आईब्रो उठाकर बोल रहा था। मेरे गांव की औरतें कहती हैं कि अच्छी बीवी अपने शौहरों का काम करती है, वरना शौहर हाथ से निकल जाते हैं। मैं समझ चुकी थी कि मीर अब जाने बिना इसकी जान नहीं छोड़ेगा। और क्या क्या कहा है गांव की औरतों ने? मैं आपके लिए अच्छे अच्छे खाने रोज़ बनाया करूँगी, क्योंकि शौहर के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। मोहब्बत से अपने बाजू सामिर के गले में डालते हुए अपनी सारी जनरल नॉलेज सामिर को बता रही थी, जो इसने गांव की औरतों से इकट्ठी कर रखी थी। सामिर मुस्कुराते हुए नज़रों से इसकी जानिब देखकर इसकी सारी बातों को बड़ी गौर से सुन रहा था। पागल लड़की, खाना बनाओ या ना बनाओ, ये कपड़े धो या ना धो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे सारे रास्ते तुमसे शुरू होकर तुम पर ही ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए फिजूल में खुद को मत थकाओ। चुप चुप, मैं हूँ। कितना चिल्लाती हो यार तुम। अपने रूम में जानिब साजिब की शादी की फंक्शन के बारे में सोचती हुई महक को पीछे से आकर जब अहमद ने पकड़ कर अपने सीने से लगा तो डर के मारे महक के मुंह से चीख निकली, जिसे अहमद ने अपने हाथ से रोक लिया। अहमद, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। डरी हुई महक ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, बेबी, इरादा तो जान ही निकालने का ही लेकर आया था, मगर यार तुम तो पहले ही चीखना शुरू हो गई हो। चेहरा आगे की जानिब झुकाते हुए कुर्बतों के वसल सुलगते हुए लब इसके पंखड़ियों को चूमते हुए पीछे हुआ। अहमद, हम कमरे से बाहर हैं और अम्मी जान आ सकती हैं। आप क्या कर रहे हैं? अम्मी जान से मिलकर आया हूँ, वो अपने रूम में चली गई हैं। तुम्हें लगता है इतनी देर से आने के बाद वो इतनी ज़्यादा थकन जिससे बाहर आएंगी? यार वो बिल्कुल नहीं आएंगी। अगर वो थकी हुई ना भी होती तब भी उन्हें पता है कि इनकी बहू को आज कितना ही सरापा खेस लग रहा था। वो अपने बेटे की नाइट को स्पॉइल नहीं करने आएंगी। और इसके पूरे जिस्म को नज़रों से ही जायज़ा लेते हुए बोला, और रही बात रूम से बाहर की तो चलो रूम के अंदर चलते हैं। वो कहता हुआ कमरे का लॉक घुमाता हुआ महक को अंदर की जानिब करते हुए खुद भी इसके पीछे गया। महक इसके इरादे भापने गई, खुद की जान छुड़ाते हुए जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी, मगर वो तेज़ अंधी की तरह इससे पहले वहाँ पहुँचते इसका हाथ पकड़ते हुए दरवाजे के साथ पिनअप किया। कहाँ भाग रही हो बीवी? क्या रात का अपना किया हुआ वादा भूल गई हो? मैंने अपना वादा निभाया और तुम्हें इतनी मोहलत दी है, अब तुम चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो। शरारती लहजे में बोला। अहमद, क्या कर रहे हैं आप? मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ, प्लीज़, वो मिनमिनाते हुए बोली। मेरी जान, आपको नींद की बहाने का मेरे पास तरीका है। 2 सेकंड से पहले आपकी नींद भाग जाएगी। और ये बोलता हुआ उसकी गर्दन में अपना मुँह छुपाया और अपने होठों के लब से इसकी गर्दन को जगह भिगोने लगा। अहमद, बिल्कुल चुप, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम्हारी बढ़ती सिसकियाँ और मेरी तेज सांसों का आज मुकाबला होगा। तुम्हारी अब मुझे आवाज़ ना आए, मैं थक। इसकी बात को दरमियान में काटते हुए वो होठों पर झुक गया। इसके नर्म लबों को महसूस करते हुए वो इतनी शिद्दत पकड़ गया कि उसे महसूस ही नहीं होता कि इसका सिसकना महक अपने दोनों हाथों से उसको पीछे करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पहाड़ जितना सख्त इसके आगे खड़ा हवा से 1 इंच ना पीछे कर सकी। वो इसकी आंखों से आंसू निकलना महसूस कर गया। इसकी आंखों को अपने मुंह पर महसूस करते हुए अहमद थोड़ा सा पीछे हुआ। महक ने सकवा कर नज़रों से उसे देखा जो उसके ऊपर झुका हुआ था। सॉरी बीवी, मगर क्या करूँ, जब जब तुम्हारे पास आता मैं खुद से ही बेगाना हो जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता। वो अपने हाथों से उसके आंसू को चूमते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला। उसके हाथों के लिए मैं उसको महसूस करते हुए महक फिर से 2 कदम पीछे हुई। मैं चाहता हूँ तुम मुझे खुद अपनी खुशी से ये सब करने की इजाज़त दो। तो मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ प्यार भरी बातें करूँ और तुम्हें अपनी मोहब्बत भरी गुस्ताखियों से परेशान करूँगा। इसका हाथ से खींचकर खुद के करीब मुअद्दबाना जब्त के
عالم میں بولتا ہوا اس کی پساندی پر محبت کی نحست کرتا مسکرایا تھا۔ اس کی اپنے پاس موجودگی ہوش و حواس کو مفلوج کر رہی تھی۔ وہ پہلی جسارت کو سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی اس پر حاوی ہونے والی ہے۔ تبھی اس کی آنکھوں مزید جسارت طے کرنے کی مجور امنگیں سر اٹھانے لگی، دل میں جذبات مچلنے لگے۔ تمہاری ان نشیلی آنکھیں نے جال بچھا رکھا ہے۔ اس پر جھکے ہوئے دونوں آنکھوں کو چوما۔ مہک آہستہ آہستہ سانس لینے احمد کا دل محشر برپا کر رہا تھا۔ اس کا سرخ عارض پر شوق سی نگاہیں ڈالے آنکھیں جھک کر اس کے رخسار کو چوما۔ اتنی محبت اور نرمی سے مہک خود اس کی نرم لباس پر حیران ہوئے ساکت کھڑی تھی۔ احمد کے سیب کے چبھن چہرے پر محسوس ہونے پر مہک ذرا سی کسمسائی۔ تمہاری اور میری زندگی دونوں کی ایک جیسی ہے، عشق کے پنجرے میں قید، اور اس پنجرے سے نکلنے کے لیے ہم دونوں کو دوسرے کی رغبت کی ضرورت ہے۔ اگر تمہاری خواہش نہیں ہے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ تم میری عزت ہو۔ اب جب تمہاری خواہش ہوگی تبھی ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ آپشن تو میری زندگی میں کبھی نہیں رہا کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی خواہش سے کروں، تو یہ سوال اب بھی بے معنی ہے میرے لیے۔ وہ بھری آنکھوں سے بولی، مگر میں تمہاری خواہش کا بہت احترام کرتا ہوں۔ جو کچھ ہوا ہے ہمارے درمیان وہ غلط تھا، مجھے بھی اس بات کا علم ہے، مگر تم مجھے سمجھ نہیں رہی۔ مگر اب آگے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم میری عزت ہو، محبت کرتا ہوں تم سے۔ محبت کی باتوں پر رہنے دیں احمد صاحب، آپ اپنی ماضی سے اتنی جلدی نہیں نکل سکتے۔ عورت تو پھر بھی اپنی ماضی سے جلدی نکل جاتی ہے، اس شخص کو قبول کر لیتی ہے جو اس کے نکاح میں ہو، مگر مرد اپنے پہلے عشق کو کبھی نہیں بھولتا، اور ایسی عورت کے ساتھ کبھی زندگی بسر نہیں کر سکتا جو ایک طلاق یافتہ ہو اور اس کی مرضی میں کوئی اور رہا ہو۔ کیا آپ پوری زندگی ایسے انچاہے شخص کے ساتھ گزار سکتے ہیں؟ مہک نے دل کھول کر اپنے شکوے شکایت سوال احمد کے سامنے رکھے، جس کی اب وہ جواب طلب تھی۔ تمہارے ماضی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے مہک، تمہارے حال میں موجود ہوں، اور کہاں لکھا ہے ایک طلاق یافتہ لڑکی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی؟ اگر محبت سچی ہو تو ایسی کوئی بھی چیز درمیان میں نہیں آتی، اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور تمہارا ماضی، تمہارا حال، تمہارا مستقبل اب مجھ سے جڑا ہے، تو بھول جاؤ تو اپنی پرانی اجڑی ہوئی زندگی کو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری اس نئی زندگی کو میں خوشیوں سے بھر دوں گا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے ماضی کو آج اسی وقت بھول گیا۔ میری زندگی میں تم ہو، اور آنے والے کل میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ چینج کر لو ان کپڑوں میں، تم انکمفرٹیبل ہوگی۔ پیار سے اس کے ماتھے پر مہر ثبت کرتا ہوا وارڈروب کی طرف چل دیا۔ السلام علیکم لائلہ، کیسے ہیں آپ؟ محمود اپنے ہاسٹل سے نکلتے ہوئے باہر خرم کو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے ہوئے سلام کیا۔ میں ٹھیک ہوں گڑیا، تم کیسی ہو؟ وہ بڑے ہی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ میں بھی بالکل ٹھیک، فٹ فاٹ آپ کے سامنے۔ ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے، چلو گاڑی میں بیٹھو، باقی کی باتیں گاڑی کے اندر کرتے ہیں۔ لائلہ، امی جان اور بابا جان کیسے ہیں؟ امی جان بالکل ٹھیک ہے گڑیا، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ لائلہ، میری پڑھائی ایک دم مست کلاس جا رہی ہے۔ اور آپ نے ابا جان کا نہیں بتایا، وہ کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ مامور خرم کے ابا جان کے حال نہ بتانے پر گھبرا گئی کہ ابا جان ٹھیک تو ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا، اس لیے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ آج ویسے بھی آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، ڈرائیور بابا نہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں ابا جان تو ٹھیک ہے نا؟ اور ٹھیک ہے ابا جان، ان کو کیا ہوا ہے؟ میرا خون پیتے ہیں، ان کو کچھ ہو سکتا ہے؟ ہائے لائلہ، کیا ہو گیا؟ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کی ابا جان کے ساتھ پھر سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ تم یہ پوچھو گڑیا کہ میری اور ابا کی لڑائی کب نہیں ہوتی، ان کو تو ہمیشہ میرے اندر کیڑے ہی نظر آتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے لائلہ، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی فکر ہوتی ہے ان کو، اس لیے وہ آپ پر تھوڑی سختی کرتے ہیں۔ کوئی محبت شبت نہیں کرتے وہ ہم سے، ان کو بس ہمارے ساتھ سختی ہی کرنی ہوتی ہے۔ محبت تو صرف ہماری امی جان ہم سے کرتی ہے۔ خیر تم ان سب باتوں کو چھوڑو، بتاؤ تم گڑیا کچھ کھاؤ گی؟ بالکل لائلہ جان، ہم کھائیں گے، آپ ہمیں پانی پوری کھلا دیں۔ سامنے پانی پوری کا ٹھیلا دیکھ کر مانو چہکتی ہوئی بولی، توبہ، یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میرا گلا خراب کرنے کا گھر ہے یہ تو۔ لائلہ، نہیں ہوتا گلا خراب، آپ مجھے کھلا دیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، ہاسٹل میں بھی نہیں کھانے دیتی، سب لڑکیاں کہتی ہیں گلا خراب ہو جاتا ہے۔ پلیز نا، آپ مجھے کھلا دیں۔ اچھا تم بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں تمہارے لیے، کھٹا زیادہ پانی رکھیے گا، اور مرچی بھی تھوڑی تیز۔ وہ پیچھے سے آواز دیتی ہوئی بولی، السلام علیکم۔ ہاں رومان، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سامر، تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ میرا کیسی ہے؟ ہاں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں، اور بتاؤ میرب کیسی ہے؟ امی جان کی طبیعت کیسی ہے؟ میرب بالکل ٹھیک ہے، امی جان کی طبیعت تھوڑی سی اپسیٹ ہے۔ اچھا کیا ہوا انہیں؟ شاید ویدر چینج ہونے کی وجہ سے تھوڑا موسمی بخار وغیرہ۔ باقی تم بتاؤ کیا مصروفیات چل رہی ہے تمہاری؟ اللہ پاک صحت دے انہیں۔ ہاں یار، بس مصروفیات، وہی کسانوں والا کیس ختم ہونے والا ہے، انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں آگے کی مصروفیات کا۔ تم بتاؤ تم نے فون کیا تھا
मैं इस वक्त उठा नहीं सका, थोड़ा बिजी था यार। हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि आसिम की सज़ा कितनी रह गई है, क्योंकि यार मैं अपने घर चली गई और अब मैं चाहता हूँ कि अपनी चची जो है वो भी अपने घर जाए, मगर इस तरह इनको भेजना मुनासिब नहीं है। तो बेहतर ये है कि इनकी सज़ा का पता चल जाए तो इनको मैं इनके घर रवाना कर दूँ। इसकी सज़ा तो अभी है, मगर जिस तरह इसकी इतनी खासी कोई गलती नहीं थी और इसका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है, तो इसका केस हम 6 माह से थोड़ा कम करवा सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा। हाँ यार, अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, क्योंकि इन सब में इनकी इतनी ज़्यादा गलती नहीं थी। बस इसकी इतनी गलती थी, वो इनका बेटा है और इनकी परवरिश भी थोड़ी कमी रह गई है। चलो मैं देखता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में क्या हो सकता है। चलो ठीक है, ये इतना शोर क्यों है? तुम बाहर हो? गाड़ियों के मुसलसल हॉर्न और आलू प्याज की पीछे से मुसलसल आवाज़ें आते हुए आखिर रुम्हान ने पूछ ही लिया। हाँ यार, मार्केट आया हूँ ग्रोसरी खरीदने। आज मेरी बीवी कुछ स्पेशल खिलाने वाली है मुझे। वो हंसते हुए बोला। ओह अच्छा, तो काम करवाया जा रहा है मेरी बहन से? हाँ गलत, तुम्हारी बहन से नहीं, अपनी बीवी से काम करवा रहा हूँ। अच्छा चलो, फिर बात होती है। दिलावर की कॉल अटेंड कर लूँ, उसका फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है। मीरा को सलाम कहना, बात होती है फिर तुमसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ, तुम भी घर में सबको सलाम कहना, अल्लाह हाफिज़। जाने मीर कहाँ फंसा दिया इन आलू प्याज में मुझे तुमने। कहाँ तुम्हारे मीर को इनकाउंटर करना आता है? तुमने तो यार मुझे सब्ज़ी खरीदने वाला भी बना दिया। वाह, सुना था इश्क में हो जाते हैं लोग निकम्मे, मगर तुम्हारे इश्क ने तो हमें किसी काम का नहीं छोड़ा। चलिए मीर साहब, खरीदे आलू प्याज, आपकी जान आपका इंतज़ार कर रही होंगी। वो बड़े ही दिलकशी से मीरा का मासूम चेहरा याद करते हुए मुस्कुराता हुआ सब्ज़ी की तरफ पलटा। नहीं भाई जी, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। अगर आपने अपनी बीवी का दीदार करना है तो पहले हमारी हथेली गर्म करें। साजिब की चंद गज़लें इसका रास्ता रोके हुए खड़ी थी। ओ भाई, ये क्या बात हुई? अब अपनी ही बीवी का मुंह देखने के लिए तुम जैसे चमचियों को भी पैसे दें? क्यों? हाँ चमचिया ठीक है, अब हम भी पूरी रात आपके कमरे के आगे ही बैठे रहेंगे, नहीं जाने देंगे आपको कमरे के अंदर। ऐसे कैसे नहीं जाने दोगी यार? ऐसा ना करो, पहले साली ने लूटा, अब बहनें लूटेंगी। देखो बहनें, प्यारी प्यारी मेरी मासूम परियां, चली जाओ अपने अपने कमरों में, नहीं तो मैं तुम सबको एक एक करके नींद के इंजेक्शन लगा दूंगा। तुम लोगों ने क्या मेरी ज़िंदगी को अजाब बनाया हुआ? अपनी बीवी को देखने के लिए मुझे अपनी सालियों के आगे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कभी अपने बहनों के आगे जा रही हूँ तुम लोगों के। नहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जब तक आप हमें पैसे नहीं दे देते हम नहीं जाएंगे। लो भाई, साजिब को तो अब ये नहीं छोड़ने वाली जब तक इनको पैसे ना दे कर अपनी जान ना छुड़वा लगे। कमरे में बैठी साजिब की मामा हुमा के साथ बातें सरगोशियाँ करने लगी। लेकिन चांद जैसी बहू है तो इतना तो उनकी बहनों का बनता है तंग करना। साजिब की मम्मा की हुमा के चेहरे थोड़ी से पकड़ते हुए बड़ी ही मोहब्बत भरे अंदाज में बोली। हुमा ने शर्मा कर अपनी पल के नीचे झुका ली। तुम जरा बैठो, आराम से इनका मसला सॉल्व करके आती हूँ, नहीं तो ये मेरे बेचारे बेटे को अंदर आने नहीं देंगी। वो तरसता रहेगा मेरी जान जैसी बहू का मुखड़ा देखने के लिए। हाँ भाई लड़कियों, क्या तुमने मेरे बेचारे बेटे को अकेले समझ कर पकड़ रखा है? देखे ना पप्पू जान, साजिद भाई हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं। हमने कहा है भाभी का फेस तब तक देख सकेंगे जब आप हमें अंदर इंटर होने के पैसे देंगे, मगर वो शायद चाहते ही नहीं कि अपनी बीवी का चेहरा देखेंगे। वो हमें पैसे नहीं दे रहे, लिहाजा हम उन्हें नहीं जाने देंगे। मम्मा, ये क्या बात हुई भाई? ये कहाँ लिखा है अपनी बेगम का मुंह देखने के लिए अपने इन चमचियों को पैसे देता फिरे? पप्पू देखें भाई को, एक तो हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, ऊपर से हमें चमचिया भी कह रहे हैं। अच्छा अच्छा मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुम लोगों का काम हल कर देती हूँ। तुम लोग अपनी डिमांड बताओ मुझे। डिमांड? मम्मा सीरियसली आप मेरे साथ हैं कि इनके साथ हैं? देखो साजिद बेटा, मैं तो अपनी इन बच्चियों के साथ हूँ भाई। शादी ब्याह में इनको तंग करने का मौका मिलता है, तुम आगे पीछे कहाँ इनके हाथ आओगे? मम्मा नॉट फेयर। साजिद अपनी माँ को मसलन आगे दिखाता हुआ बोली। भी अनफेयर एंड लोली भी। चलिए जी, अब तो हमारी ममानी जान भी हमारे साथ हैं, तो जल्दी से पैसे हमारे हवाले करिए और जाएँ अपनी बेगम का खूबसूरत चांद सा मुखड़ा देखने के लिए। साजिद की एक और कज़न बोली। तो तुम चमचिया मेरे साथ ऐसे जान नहीं छोड़ने वाली? बताओ चमचिया, कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को? वो एक एक लफ्ज़ को पीसते हुए बोला। ना कम ना ज़्यादा, सिर्फ 1 लाख। 1 लाख शक्ल देखिए तुम लोगों ने, अपनी 1 लाख की स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे तुम लोगों को। स्पेलिंग की अगर बात करें तो हमें बिलियंस के ज़्यादा आते हैं। सुनाएं, अगर आप स्पेलिंग की बेस पर पैसे दे रहे हैं। आयशा, तुम तो अपने मुंह बंद ही रखो, ये सब खुराफातें तुम्हारे दिमाग की हैं। और अपने पप्पू साथ बहन से बोली।
हाँ तो अपने भाई की इकलौती बहन हूँ तो मेरा ही आइडिया होगा ना, वो चहकते हुए बोली। ऐसे साजिद की फूफू जात बहन थी जो कि इनकी फूफू की इकलौती बेटी थी और साजिद को अपना बड़ा भाई समझती थी। साजिद भी उसे अपने बहन से बढ़कर समझता था क्योंकि साजिद की भी कोई बहन नहीं थी। तुम्हें तो मैं देख लूँगा, फिलहाल आप हमें छोड़े, भाभी जान का सोचे, लेट हो रहे हैं आप। कोई बात नहीं बेटा, हमारा टाइम भी आएगा, कहता वो जेब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वॉलेट निकाला। साजिद के वॉलेट से पैसे निकलते हुए देखकर सब एक जान एक साथ चीखे, ये लो चमचे और अब नज़र ना आना मुझे तुम इस कमरे के आसपास भी। इसने पैसे ऐसे के हाथ पर पकड़ाते हुए बोला। थैंक यू, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट ब्रदर। यू आर द वर्ल्ड बेस्ट ब्रदर एंड यू आर वेरी लकी भाभी जान। बस अब बटरिंग ना करो, जाओ आराम करो, सब अपने अपने कमरों में थक गई होंगी। तुम लोग भी सब। वो सबके सर पर प्यार देता हुआ बोला, जी जाओ बेटा तुम भी अंदर जाओ, हुमा कब से इंतज़ार कर रही है तुम्हारा। तुम लोग भी ज़रा आराम करो। साजिद की हुमा इससे बोलते हुए खुद भी अपने कमरे की तरफ चल दी। वो अपनी ज़िंदगी के आने वाले लम्हात को याद करते हुए डरे सहमे हुए बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, किस गहरी सोच में मसरूफ़ है। साजिद बाहर का मामला हल करके अंदर लबे पाँव आया और बेड पर डरी सहमी हुमा को किसी गहरी सोच में मुब्तला पाकर आहिस्ता से इसके पास आकर बोला, मेरी फ्रेश हो जाए, खाना बन गया है, मैं लेकर आ रही हूँ। मेरा किचन से हौफ लगाते हुए बोली। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सामिर कुछ किचन में आकर लंबी सांस खींचते हुए बोला, खाना भी बहुत अच्छा होगा। मेरा कंधे उचकते हुए बोली, इसमें तो कोई शक नहीं, मेरी जान ने अपने नाजुक हाथों से बनाया तो खाना तो 100% बहुत अच्छा होगा। चलो भाई जल्दी करो, अब तो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। इतनी अच्छी खुशबू के बाद। मेरी ये आप क्या कर रहे हैं, मैं ले जाऊँगी, आप बैठे जाकर। सामिर जबरदस्ती को हाथ पर उठाए हुए खड़ा था। भाई मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, तुम बार बार आओगी, मैं बर्तन उठा रहा, तुम जल्दी से कढ़ाई उठाओ, जल्दी मेरे आगे, मैं बाकी लेकर आता हूँ, बस जल्दी से तुम खाना निकालो। चलिए ठीक है। वो मुस्कुराते हुए कमरे की जानिब गई और सामिर भी जल्दी से प्लेटों और चम्मचों को लेता हुआ कमरे में आया। वाह बेगम यार, तुम इतने मज़े की कुकिंग करती हो। सामिर ने बिरयानी के ऊपर आते सलाद से बिखरा हुआ चम्मच अपने मुँह में डालते हुए कहा, मैं सच्ची मज़े की बनी है या फिर मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हैं। नहीं मेरी जान, बहुत मज़े की बनी। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि मेरी लाइफ में सबसे मज़े की बिरयानी है तो ये गलत ना होगा, सच्ची मुच्ची। शामिर ने भी इसको इसी ज़बान में जवाब दिया। वो दोनों खाने को भरपूर मज़े के साथ खाते हुए दरमियान में अपनी सरगोशियाँ भी जारी रखी और खाने को ख़त्म किया। मेरा आप चाय पियेंगे? मेरा दस्तरखान से बर्तन समरते हुए बोले, यार बस करो, तरस खा लो अपने मीर पर, आ जाओ कमरे में। आज क्या तुम अपने मीर को खिला खिला कर तड़पाओगी। सामिर बड़ा ही मासूमाना मुँह बनाकर मीरा को बोल रहा था कि मीरा की हंसी निकल गई। क्या हो गया है आपको? मैं आ रही हूँ कमरे में, बताएं चाय पियेंगे? क्योंकि इस वक्त मैं चाय पीना चाहती हूँ। पिला दे भाई हमें भी चाय, अगर तुम नहीं रुक रही तो। फिर इसके बाद अगर तुम कमरे में ना आई तो मैं सीरियसली बाहर चला जाऊँगा, और ये मैं अब तुमसे सच्ची कह रहा हूँ। सामिर अपने आँखों को गोल गोल घुमाते हुए बोला, नहीं नहीं आप कहीं नहीं जाए, मैं बस 2 मिनट में चाय बना के आ रही हूँ। क्योंकि मेरा को सामिर की टोन समझ में आ रही थी कि अब अगर वो रूम में ना गई तो सामिर तो बाकी ही कहीं चला जाएगा, और ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। हुमा और साजिद भाई की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही थी ना, माशाल्लाह काफ़ी प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक उनके नसीब भी बहुत प्यारे करे और वो खुश रहे दोनों के साथ। मेरा बड़ा मानसा हुमा की बारात के बाद घर वापस आते ही कार में तबसरे कर रहे थे, आमीन। आपकी जब शादी हुई थी मुझसे तो आप भी इतने ही खुश थे जितने साजिद भाई। वैसे मुझे इस जवाब का पता है, फिर भी मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछना चाहती हूँ, आज अचानक तुम्हें क्या बिना जो पुरानी बात की पूरी रही हो? बस आप बताएं ना, और अगर मैं ना बताना चाहूँ तो फिर भी बताएं। जिस तरह से आप किसी भी सूरत हाल में मुझे नहीं छोड़ते, अपना जवाब ले भी गया, तो मुझे भी आपसे अपने सवाल का जवाब चाहिए, बताएं। वो अल्लाह जाए में बोली, अच्छा जी, पैसा के साथ शर्तें महंगी पड़ेगी मेरी जान तुम्हें, अब बात को ना घुमाएं, बताएं जल्दी से। अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुश नहीं था तो ये सरासर झूठ है, क्योंकि हर कोई अपनी शादी पर खुश होता है। हाँ मगर मेरे और साजिद में थोड़ा सा डिस्टेंस ये है कि इसकी शादी इसकी मर्जी और सोचने के बाद हुई, पर मेरी अचानक से और जिन हालातों में हुई थी तुम जानती हो, मतलब आपको कोई ख़ास खुशी नहीं हुई थी। मेरा अपने इन सारी बातों में अपने मकसद की बात को उठाते हुए बोली, और अपना फेस शीशे की जानिब मोड़ कर बैठ गई। ओह पागल नहीं, मैं बहुत खुश था, इतना खुश था कि तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था। वो मेरे को उदास चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए बोली, बस रहने दे सर, मुझे सब पता है। वो उदासी से बोली,
घर चलो तुम्हें फुर्सत से बताता हूँ कि मैं अपनी शादी की रात कितना खुश थी। वो मेरे पे सरापी हो गई नजरों देखते हुए हमार इकबाल लहजे में बोला। सा मैंने रात की बात नहीं की, मैंने कहा शादी के दिन। मीरा भी इसकी डबल मीनिंग वाली बात को समझते हल्की आवाज़ में चीखती हुई बोली, हाँ मुझसे शादी करने के बाद मेरी जान बहुत समझदार हो गई। मैं पहले ही बहुत समझदार थी। हाँ बिल्कुल, वो तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुमने मेरी खातिर अपनी नशे काटी थी। हाँ तो मुझे क्या पता था कि आपको मेरी वैल्यू नहीं होनी। मैं कभी अपनी मीन्स नहीं काटती। मेरे मासूम हाथों को मैंने इतनी तकलीफ दी। वो अपने दोनों हाथों को देखते हुए बोली, अब तो काट लिया ना मेरी जान की टोटियाँ। तुम्हारे सामने उसको अपने पैर के नीचे से घर भी दिया। उसके हाथ को अपने होठों से लगाते हुए बोला, बस यही तो आप में कलाकारी है। अपनी इन बटर से लिपटी हुई बातों से मुझे बटरिंग लगाते हैं। फिर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, नहीं अपनी मोहब्बत में सफाइयाँ पेश करूँगा। तुम खुद समझो अपने साथ हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं और तुम कितने खास हो अपने साथ के लिए। बस तुम्हें एक जुमला बोलूँगा, तुम्हारे अंदर तुम्हारे साथ की जान है। इसके दोनों हाथों से इसके फेस पकड़ा और माथे पर मोहब्बत नलिमस छोड़ा और फिर रोमान सा के जुमले पर मीरा की आंखों में हल्की सी नमी आई और मुस्कुराते हुए इसने अपना सर रोमान सा के कंधे पर रखा। रोमान ने भी पूरी मोहब्बत के साथ इसके सर को अपने कंधे पर लगाते हुए उसकी कमर को सहलाया। दूसरा हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत करते हुए गाड़ी की तरफ रवाना हुए। देखिए अम्मी जान की तबीयत कैसी है? रोमान सा ने घर के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहला सवाल किया। साहब जी ज़्यादा ठीक नहीं, मगर आपको बताने से पहले बीबी जी ने मना किया। वो कह रही थी कि आप परेशान हो जाएंगे। रोमान साहब को यकीन हकीकत से आगाह क्यों, क्योंकि हकीकत से आगाह न करने पर रोमान साहब को गुस्सा घर के नौकर अप्रूव नहीं कर सकते थे। तो जकिया अगर अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब ना थी तो तुम्हें फ़ोन करके बताना चाहिए था। कोशिश की थी मगर बीबी जी ने कहा कि मैं ठीक हूँ, हमें फ़ोन करने की इजाज़त नहीं दी। जकिया ने निगाह नीचे करते हुए रोमान साहब को जवाब दिया, सर हम चलकर खुद अम्मी जान को देखते हैं। अपने जकिया की जान छुड़ाते हुए रोमान साहब के साथ अपने कदम अम्मी जान के रूम की तरफ बढ़ाएं। अम्मी जान रूम में कमर में लपटी हुई शायद सो रही थी। रोमान साहब बड़ी तरफ के साथ अपनी माँ के पास बैठ गए। रोमान बेटा तुम दोनों आ गए? जी अम्मी जान हम आ गए हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आपने हमें फ़ोन नहीं किया, सबको मना कर दे कि मुझे फ़ोन करके कोई बात नहीं बताए। अम्मी जान बहुत गलत बात है। आप उठे मेरे साथ, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। नहीं बेटा अपनी तबीयत ठीक है, अब तो मैं आराम कर रही हूँ। अपने बेटे के चेहरे पर इस कदर परेशानी देखकर रोमान साहब की मां ने तसल्ली देते हुए कहा। मेरा भी आगे बैठकर फिक्रमंदी की नज़रों से देखते हुए सास का हाल चाल पूछ रही थी। रोमान साहब की नज़रों में अपनी माँ के लिए बेहद फिक्र थी, क्योंकि उन्हें अपनी अम्मी जान का बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और इनकी अम्मी जान की हमेशा से ये आदत थी कि अपनी बीमारी को वो कम ही जाहिर करती। अम्मी जान अगर आप नहीं जा सकती तो उठे, मैं घर पर डॉक्टर बुला लेता हूँ। रोमान बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर तुम अपनी तसल्ली के लिए अगर लेकर जाना चाहते हो तो सुबह ले जाना। अभी जाकर तुम दोनों आराम करो, बहुत थके हुए हो। अपने बच्चों को परेशान करने वाली माँ नहीं थी, इसलिए अपने दर्द को न जाहिर करते हुए अपने बच्चों को आराम करने को कहा। हालांकि इनकी तबीयत सच में ठीक नहीं थी, मगर ज़बरदस्ती वो ये जाहिर कर रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है। काफ़ी देर तक मेरे व रोमान से दोनों बैठे रहे, मगर अम्मी जान के बार बार कहने पर अपना रूम का रुख लेते हुए चल पड़ी ताकि अम्मी जान भी आराम कर सकें। गुड मॉर्निंग। महक जो अमर से पहले उठ गई थी, बिना आवाज़ के रूम में अमर के ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी कि हमेशा की तरह ऑफिस के टाइम पर अमर की खुद से आँख खुली तो करवट लेता हुआ वो सीधा हो गया। महक ने बहुत प्यारे लहजे से अमर को गुड मॉर्निंग कहा, जिसका जवाब में अमर ने भी मुस्कुराते लबों से दिया। नींद से खुमारी से भरी हुई आंखों को महक के अच्छी लहजे को देखकर चमक उठी थी। आपके कपड़े निकाल दें, आप फ्रेश हो जाए, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। मुस्कुराती हुई नजर अमर के चेहरे पर डालकर रूम से बाहर की जानिब कदम ले रही थी। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा था कि पीछे से आती अमर की आवाज़ से उसके कदम रुक गए। ए मेरी दिल की शरीकी हयात, जब नज़र मुस्कुरा कर देख सकती हो तो लबों को पैरा क्यों लगा रखा है? जरा पास आकर गुजार तो दीजिए, ना तड़पाइए इस दीवाने को इस तरह। अमर मुस्कुराती हुई नज़रों से महक की जानिब देख रहा था। इस शायर का ये चीप शेर आपने चोरी किया है। सुबह सुबह अमर के शेर पर महक को हंसी आ गई। वो पलट कर देखते हुए सवालिया नज़रों से बोल रही थी, ऐसा मत कहो यार, मेरे दिल के खूबसूरत जज्बातों को चीप कह रही हो। वो हंसते हुए बेड से चप्पल पहने फिर इसकी जानिब कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हो गया। नज़रों में मोहब्बत की झलक देखी जा सकती थी। मेरे प्यारे शौहर जी, मैंने आपके खूबसूरत जज्बातों को चीप नहीं कहा, मैंने ये पूछा कि ये चीप शेर आपने किस शायर का चुराया है? बीवी साहिबा तुम शायर पर मिट्टी डालो, बस ये मेरे खूबसूरत जज्बातों की ये जानिब गौर करो। उसको कमर पर हाथ बांध कर अपने मजबूत बाहों के इज़हार में लिए गहरी नज़रों से देखते हुए उसे अपने करीब कर लिया।
जबकि महक ने नज़रों की हिद्दत से शर्माते हुए पलकें झुकाए आंखें उसके सीने पर मरकूज कर रखी थी। जी डाल दी शायर पर मिट्टी। बताए मेरे शौहर को सुबह सुबह मुझसे क्या चाहते हैं। महक दिल से अमर को अपना चुकी थी। रात की इसकी कही हुई बात पूरी रात महक के दिमाग में घूमती रही। दिमाग इस नतीजे पर पहुंचा कि ज़िंदगी ने उसे एक बार फिर जीने का मौका दिया है। एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी बहुत कम लोगों के नसीब में होती है। किस्मत ने उसे ये मौका दिया तो वो उसे ज़ाया नहीं करेगी। रात को अहमद के जुमलों ने पहली रात की ज़बरदस्ती की गुर्बत पर भी मरहम लगा दी थी। बस कुछ ज़्यादा नहीं, एक इजाज़त चाहिए बल्कि ना चीज़ की सुबह हसीन हो जाए। अगर लबों को कलिमस मिल जाए तो। पहले जब भी आप मुझ पर हक जमाते हैं तो क्या आप मुझसे मेरी इजाज़त तलब करते हैं। महक ने पलकें झपकाए हुए जवाब दिया, नहीं, मगर रात को मैंने तुमसे वादा किया है। अब तो तुम पर हक तुम्हारी इजाज़त के बिना नहीं जमाऊंगा। अब अपने दिल के हाथों मजबूर हो जो सुबह सुबह अपनी बेबी के लबों को कलिमस चाहते हैं, मगर इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त करता रहे। महक ने पलकें उठाकर अहमद की आंखों में देखा, जहाँ खुमारी की एक जहाँ आबाद था, जहाँ मोहब्बत की हसीन वादियाँ महक के एक इजाज़त की तलब रखती थी। आपको मुझसे किसी भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझ पर वही हक जमाएंगे तो। बहुत कम आवाज़ में कहकर अपने सर अहमद के सीने में छिपा गया। इसमें शर्मा का दिल की बात बयान करना अहमद को सुरखरू कर गया था। सच दिल से कह रही हूँ। अपनी बाहों की गिरफ्त उसकी कमर पर कसते हुए अहमद ने कुछ तस्दीक भरे जुमले सुनना चाहते थे। आप अपने दिल से पूछ लें, आप तो बहुत समझदार हैं। कन्नी के मेरी बीवी सीधे अल्फाजों मुझे जवाब नहीं देना चाहती। अब नतीजे पर मुझे खुद ही पहुंचना पड़ेगा। महक के दिल की बात तो अहमद बिना कहे ही समझ गया था। वो जिस अंदाज से इसके सीधे से लगकर खड़ी हुई थी, ये काफ़ी था इसके दिल की बात जानने के लिए। वो पूरी तरह से अपने शौहर की हो चुकी थी। आई लव यू एंड थैंक यू सो मच। मुझे मान तुम्हारे मान को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। इससे मोहब्बत से अपने सीने के अंदर मैं यही संभाल लेना चाहता था। बाहों की गिरफ्त मजबूत कर गया। महक बस यूं ही मेरी होकर रहना। कसम से पूरी ज़िंदगी तुम्हें अपने पलकों पर बैठा कर रखूँगा। तुम्हें मेरे साथ जुड़े हुए रिश्ते पर कभी शर्मिंदगी नहीं होना पड़ेगा। और आज के बाद अपने दिमाग से बात निकाल देने का तुम्हारा रिश्ता पहले किसी और से मंसूब था। मैं दोबारा से हमारे दरमियान किसी को भी सोचना नहीं चाहता। कल की हकीकत क्या थी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारा माजी था जो गुजर गया। मेरी ज़िंदगी में जो माजी था वो भी गुजर गई। आज की हकीकत ये है कि तुम मेरी बीवी और अहमद सिर्फ तुम्हारे हो। यही हक मैं तुझ पर रखता हूँ। तो तुम सिर्फ मेरी हो। आज के बाद ना तुम कभी माजी को याद करना, ना मैं करूँगा। और एक बात हमेशा याद रखना, महक तुम मुझ पर थपकी नहीं गई। मैंने पूरे दिल से तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाए थे। तुम मेरी पसंद थी और हमेशा रहोगी। ये वो अल्फाज थे जो महक के रूह पर लगी हुई ज़रबों को भर रहे थे। बेशक महक ने वो ज़ख्म खुद जानबूझ कर ही लिए थे, मगर आज एक शौहर का तहफ़्फ़ुज़ और मान कैसा होता है ये उसे अहमद की मोहब्बत मिलने के बाद एहसास हो रहा था। ज़बरदस्ती किसी पर मुसल्लत होना, किसी की भी मोहब्बत मिलकर उसकी ज़िंदगी में शामिल होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। जिस मोहब्बत को वो रोमांस की नज़रों में ढूंढती थी, वो मोहब्बत उसे अहमद के हलक से महसूस हो रही थी। कितनी देर तक वो आंखें बंद किए हुए एक दूसरे की मोहब्बत में खड़े संसार होते रहे। मोहब्बत की वादियों में गुल अहमद उसको अपनी वापस आकर इसकी पंखड़ियों को कैद करते बड़ी मोहब्बत से लंबी कतरों को चूसकर अपने अंदर उंडेल रहा था। आज महक ने इससे रुकने की कोई मजामत नहीं की। जब मुकाबला अपनी दस्तगी मिटाने के लिए मोहब्बत के दरबान को लेकर खड़ा था तो महक ने भी सबर का मुजाहिरा करके पंखड़ियों को आज़ाद करवाने की कोशिश नहीं की। आज महक सही माने में वो मोहब्बत की अहमियत को जान चुकी थी। महक को आज मोहब्बत का मफ़हूम समझ में आया गया। आज उसे ये समझ आ गई थी कि जो लोग अपने महबूब से सच्चा प्यार करते हैं वो आपको खामियों समेत ही कबूल करते हैं, जैसे अहमद ने महक को कबूल किया। मोहब्बत करने वाले को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके महबूब को किस नज़र से देखती है। ऐसे ही तो नहीं किसी रांझे से कहा था कि यार तेरी हीर तो काली है, जिसका जवाब रांझे ने मुस्कुराते लबों से दिया था, जा और तेरी आँख नहीं बिखर वाली है। आप मुझे टीवी ला कर दें, मैं घर में बोर हो जाती हूँ। सारा दिन ना कोई काम करने को होता है और गांव की औरतों से बातें कर करके भी मैं बोर होने लग जाती हूँ। सामने के सीने पर सर रखे हुए लेटे मीरा को अचानक से याद आया था, मेरी जान यहाँ पर केबल सिस्टम नहीं है, टीवी पर तुम क्या देखोगी। अब मेरी जान तुम्हें कुछ देखना है तो मोबाइल पर देख लिया करो। नहीं, मेरे इंटरनेट की दुनिया मुझे ऐसी लगती है जैसे बंदा इसमें कैद हो जाता, जैसे कि एक खूबसूरत घर हो, इसमें हर चीज़ हो मगर आप इससे बाहर ना निकल सकें। इसलिए मुझे नेट पर ज़्यादा देर जुड़े रहना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मुझे टीवी भी कुछ खास पसंद नहीं, मगर नेट से तो टीवी बेहतर है। सामिर के बटनों से गलती की उसके सीने पर सर रखकर
लेटे मीरा की बच्चों की तरह अपनी फरमाइश अपने मीर के सामने। वो मीर से शर्माती भी कम थी और दिल की बातें जल्द ही अपने मीर पर हक से जाहिर कर देती। लोग अपनी जान को इंटरनेट भी नहीं पसंद तो मेरी जान, शादी से पहले तुम्हारी क्या मसरूफियात होती थी। सामने इसकी बातों को बहुत तवज्जो से सुनता ताकि मेरा हर वक्त अपने मीर के साथ कंफर्टेबल रहे। वो जब घर होता तो मेरा को ज़रा सा भी बोर होने का मौका ही नहीं देता था। मेरा की हर बात सामिर के लिए बहुत ख़ास थी, जैसे इस वक्त इसकी फरमाइश को बड़े गौर से सुन रहा था। मेरी शादी से पहले मैं बहुत सारे नावल पढ़ती थी। मुझे नावल बहुत पसंद थे, इतने पसंद कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके सीने से सर को उठाकर सामिर के चेहरे पर नजरें मरकूज किए हुए चहक कर बोल रही थी। इसकी चहचहाहट बता रही थी कि ये इसका सबसे फेवरेट मशगला था। तो नावल में क्या होता है मुझे भी बताओ। मेरे को इसकी बातें अच्छी लग रही थी क्योंकि अपना फेवरेट मसाला बताते हुए मेरा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मेरे इसमें बहुत सारे खूबसूरत किरदार होते हैं, हीरो होते हैं और अपने खूबसूरत हीरोइन से बहुत प्यार करते हैं और बहुत कुछ होता है। मैं आपको कैसे बताऊँ। चलो मुझे बताओ तुम्हारा फेवरेट नावल कौन सा है। मेरे दिल का सुकून हो तुम, वो मुझे बहुत पसंद है। कि उसमें ऐसा क्या ख़ास था। सामिर ने बात को और खींचते हुए कहा, इसमें जो हीरो थे वो मुझे बहुत पसंद है। इसमें जो हीरो था ना असफंद सर यार, इसका किरदार मुझे बिल्कुल आपके जैसा लगता है। आपको पता है वो एक आर्मी ऑफिसर था और उसको गोली लग जाती है। असफंद बहुत देर तक एक आइलैंड पर रहता है क्योंकि उसकी जान में खतरे होती है। दिल को पता चलता है कि असफंद मर चुका है, फिर दिल बहुत रोती है। दिल इस गम में पागल हो जाती है क्योंकि वो अपने असफंद से बहुत प्यार करती है ना, इसलिए मेरा कहते हुए रोने लगी थी। अरे पागल लड़की क्यों रो रही हो, वो कहानी के किरदार होते हैं, सच में थोड़ी था जो तुम रो रही हो। नहीं मीर, आपको नहीं पता, जब आप एक अच्छा नावल पढ़ते हैं उसके किरदार आपको सामने नज़र आते हैं। आपको नहीं पता मुझे दिल के लिए कितना बुरा लगता है था जब वो उस फन के गम में पागल हो गई थी। अल्लाह ना करे आपको कभी ऐसा कुछ हो। सामिर अब समझ में आई थी। मेरा असफन के किरदार को सामने से जुड़कर खुद को दिल की जगह पर रखते हुए सोच रही थी। इसी तड़पते इसकी खपत आंखों में आंसू आ गए। इस लड़की का नाम अजीब नहीं, दिल। सामिर ने मेरा का ध्यान रोने से हटाना चाहा। मेरे इसका नाम दिल आवेज था, मगर जो उसका हस्बैंड था वो उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए इसका नाम दिल रख दिया था। वो इसको अपना दिल समझता था। वो इतना प्यार करता था कि उसने कभी उसको डांटा नहीं था, हमेशा से प्यार से समझाता था। दिल असफल को बहुत तंग करती थी, मगर असफल कहता था कि तुम मेरा दिल हो और मैं तुम पर कभी सख्ती नहीं कर सकता। अगर मैं तुम पर सख्ती करूँगा तो फिर मुझे ही तकलीफ़ होगी। मेरा बड़ी गहराई में जाकर इन कैरेक्टर्स के बारे में बता रही थी। सामने की तस्वीराती दुनिया में इस कैरेक्टर को देखते हुए सोच रहा था। और क्या था तुम्हारी इस कहानी में एक और कैरेक्टर था, असद मीर खान का। देखिए मीर आपका भी नाम आ गया इस नावल में। तब तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड इतने प्यारे होंगे और बिल्कुल अश्विन की तरह होंगे। अच्छा जी, तो मेरा कैरेक्टर अश्विन के जैसा है, यानी कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ। सामने अनाबिला बेतले मुस्कुराते हुए बोला, हाँ आप बिल्कुल अश्विन के जैसे हैं। आप भी मुझे डांटते नहीं, बहुत प्यार करते हैं। तो क्या असद मीर खान अपनी बीवी से प्यार नहीं करता था। सामने ने सवाल किया। नहीं, वो भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। उसकी बीवी का नाम मुस्कान था जो कि असलम की बहन थी, और जो दिल थी वो असद की बहन थी। असद भी मुस्कान से बहुत प्यार करता था, मगर इसका प्यार उफ मेरा खाते हुए सामने के सर पर सीने में सर छुपा गई। ये उफ से मेरी जान, मुझे क्या समझ आएगा। मुझे बताओ कि असद मीर खान का कैरेक्टर कैसा था। सामिर को मेरा के नावल में इंटरेस्ट होने लगा था। असद का कैरेक्टर रोमान भाई के जैसा था, तो बहुत गुस्से वाला था। तो इसका मतलब कि रोमान भी मेरी बहन से प्यार नहीं करता, करेक्ट। नहीं मेरी, मैंने ऐसा थोड़ी कहा। असद अपनी बीवी से प्यार नहीं करता था, वो बहुत प्यार करता था, मगर मैं आपको कैसे बताऊँ। जैसे बाकी सब कुछ को बताया है वैसे ही बताओ। असद मेरी खान अपनी बीवी से किस तरह से प्यार करता था। मीरा ने दबे दबे लफ्ज़ों में मेरे को यही बताया कि वो अपने प्यार से मुस्कान को हल्कान किए रखता था। मीरा की मासूमियत पर सामिर को हंसी आने लगी थी। पागल लड़की अपने भाई के कैरेक्टर को असद से कंपेयर करके क्या बोल गई, उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। मगर सामिर को पता था कि उसकी बीवी बहुत मासूम, इतनी गहराई से उसने सोचा ही नहीं कि जिस कैरेक्टर को वो असद से मिला रही है, इस कैरेक्टर की बीवी सामिर की बहन। इसकी बेवकूफ़ी वाली बात पर मीर मुस्कुरा कर चुप कर गया। मेरा पता नहीं कितनी देर तक सामिर को अपने नावल की बातें सुनाती रही। सामिर बेचारा जो अपने संडे के पूरे दिन रोमांस के मूड में रहा, उसके नसीब में रात का रोमांस भी नहीं हुआ, क्योंकि मीरा जी बातें करते करते कब सो गई सामिर को खुद भी पता नहीं चला। सामिर भी उसे सीने पर लिटाया अपने मजबूत बाहों के दायरे में लिए नींद की वादी में जा चुका था। सामिर के पूरे संडे की प्लानिंग का अख्ताम मेरा के खूबसूरत नावल किरदारों पर हुआ। अब दोनों पुरसुकून की नींद सो रहे थे।
ऐसी हैं आप। मानूर ने अपनी माँ के गले में आते ही बड़ी मोहब्बत से बाहर डालते हुए बचकाना अंदाज से सलाम किया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करा, मेरी धी रानी आई है। चारपाई पर बैठी हुई चौधरानी ने बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटी को गले लगाकर माथा चूम लिया। अम्मा साएं, आप लोगों को मेरी याद नहीं आती? कितने दिनों के बाद लाला को शहर भेजा है मुझे लाने के लिए। मानूर ने पास बैठे हुए माँ को सुकुआ कर निगाहों से देखा। मुझे तो अपनी धी रानी की बहुत याद आती है, पर तेरे इस लाला के पास टाइम कहाँ होता जाने के लिए। पिछले हफ्ते भी इसको कहती रह गई कि ज़्यादा बहन को शहर से ले आ। पास बैठे हुए अपने फ़ोन में मसरूफ़ खुर्रम की जानिब देखते हुए इसकी माँ ने सुकुआ किया। अम्मा साएं, मेरे भी कुछ काम होते, हर वक्त आप लोग मुझ पर ही शिकवे शिकायतें मत किया करें। कम से कम मेरी बहन को तो मेरे खिलाफ मत करें। मैं कभी अपने लाला के खिलाफ हो ही नहीं सकती। मेरे लाला तो इतने अच्छे हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं। मानूर अपनी माँ के पास से उठकर अपने भाई के बगल में जा बैठी थी। चलो शुक्र है कोई तो इस घर में है जिसको मुझसे प्यार है और इसको लगता है कि मेरे अंदर कोई खामी नहीं है। अपनी बहन के सर पर प्यार देते हुए खुर्रम ने दूसरे हाथ से अपने मोछों को ताव दिया। मेरी धी मासूम है, तेरी करतूतों का पता नहीं, इसलिए कह रही है भाई के प्यार में कि तू अच्छा है। जिस दिन तेरी सारी करतूतों को इसमें पता चल जाएगा, फिर तनु चंगा बोलेगी तो पता लगे। लो जी आ गए, इनको और कोई काम नहीं, सारा दिन मेरी बेइज्जती करने के अलावा। खुर्रम अपने बाप के तल्ख जुमले सुनते ही वहाँ से उठकर चलता बना। अब्बा साएं, आप हर वक्त लाला को डांटते रहते हैं, ना किया करे, इतने प्यारा तो है मेरा लाला। मानूर भागकर अपने बाप के गले लगते हुए अपने प्यारे भाई की तरफदारी कर रही थी। तो अपने भाई की तरफदारी करने छोड़, मुझे बता तू ठीक ठाक है? शहर में तुझे कोई परेशानी तो नहीं? अपनी बेटी को सबकत से अपने पास बैठाते हुए बोले। नहीं, मेरे बसाए के होते हुए भला मुझे कोई परेशानी हो सकती है? मानूर और खुर्रम दो ही बच्चे थे चौधरी के। चौधरी अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसकी बीवी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ऐसा नहीं कि चौधरी अपने बेटे से प्यार नहीं करता था, मगर खुर्रम बहुत बिगड़ा हुआ था। यारों दोस्तों की महफिल और दूसरा पैसे का कमाई इसके सर चढ़कर बोलता था, इसलिए चौधरी हर वक्त अपने बेटे को नसीहतें करते करते कब अपने बेटे से दूर हो गया पता ही नहीं चला। चौधरी का एक भाई जिसकी सोबत में खुर्रम बिगड़ता ही चला गया। एक कार हादसे में इसके चचा की डेथ हो गई। इसके बाद बहुत कोशिश की चौधरी ने अपने बेटे को रास पर लाने की, जो कि वो कामयाब नहीं हो सका। खुर्रम के दोस्त भी खुर्रम के जैसे ही थे, जो इस आसपास के गांव के बड़े चौधरियों के बेटे थे। बिगड़ी हुई सोबत और चचा के सबसे ज़्यादा लाड प्यार ने खुर्रम का सत्यानाश कर दिया था। मगर चौधरी साहब हमेशा अपने बेटे को अच्छी तरबियत देना चाहते थे। अच्छी तरबियत के चक्करों में बाप बेटा एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे। अब्बा साहब क्या सोचने लगे हैं? आप परेशान ना हुआ करें, भाई ठीक हो जाएंगे। अपने बाप को गरीब सोच में देखते हुए मानूर ने बड़े प्यार से अपने बाप की परेशानी से निकालने की कोशिश की। नूर को पढ़ाई का बहुत शौक था। गाँव में ज़्यादा वसाइल न होने की वजह से मैट्रिक के बाद मानूर को लाहौर पढ़ने के लिए भेज दिया गया। वहाँ पर वो हॉस्टल में रहती थी। खुर्रम शुरू में बहुत खिलाफ था मानूर की पढ़ाई के, मगर अपने बाप के सामने इसकी एक न चली। इस तरह मानूर को पढ़ाई की इजाज़त मिल गई। मानूर महीने में 2 से 3 बार घर आ जाती थी, मगर पिछले 2-3 हफ्तों से वो नहीं आ सकी क्योंकि खुर्रम लेने नहीं गया था। मानूर बहुत चंचल और खुश मिजाज लड़की थी। बाप की आँख का तारा होने की वजह से हर बात मनवाना अपना हक समझती थी। गांव से निकलकर शहर में गई तो मानूर काफ़ी चेंज हो गई थी। गांव के साथ भी जब शहर में जाके निकली तो मानूर पहचानी नहीं जाती थी। खूबसूरत तो वो बचपन से ही थी, नॉर्मल कद, दूध की तरह गोरी रंगत, खूबसूरत नैन नकुस, काले घने सिया बाल जिनको कभी कटिंग नहीं करवाया गया, जो हमेशा चोटी की सूरत में बांधे रहते थे। शादी में भी इसका कोई इसरार हो, उसने किसी को भी अपनी जानिब मुतवज्जा करने के हक रखता था। इसलिए सिवाय एक पुराने मुलाजिम बाबा और खुर्रम के अलावा चौधरी अपनी बेटी को किसी के साथ भी आने की इजाज़त नहीं देते था। बाबा काफ़ी दिनों से बीमार था। खुर्रम के अपने सियापे बहुत थे, जिसकी वजह से वो नहीं गया। नूर इसके लिए इस बार घर लेट आई थी। अपने बाप के साथ बैठी भी अपनी सहेलियों की बातें बता रही थी, जिसका कोई सरकार नहीं था, मगर फिर भी चौधरी अपनी बेटी की बातों को बड़े गौर से सुनकर कह लगाकर हंस रहा था और माँ की कदम ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। वो अपनी बेटी के लिए खाने पीने की चीज़ें ला कर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? लहजे में मोहब्बत अपनाइयत थी। पास बैठे हुए मोहब्बत से भरी हुई गहरी नज़रें हुमा पर डाली, जो इस वक्त सरापाए हुस्न कयामत लग रही थी। डॉक्टर होने की वजह से हुमा कम ही मेकअप में आम लड़कियों की तरह लथपथ नजर आती थी। इस वक्त फुल दुल्हन के जोड़े में वो बेहद हसीन लग रही थी। साइड टेबल को खोलकर साजब ने इसमें से एक छोटी सी ब्यूटीफुल बॉक्स निकाली, जिसके अंदर एक खूबसूरत नाजुक सी रिंग थी। बड़ी खूब मोहब्बत से अपने हाथ इसके आगे फैलाए हुए थे। हुमा ने अपनी नाजुक हथेली को सरमाहट से चूर होते हुए इसके हाथ पर रख दिया।
جس کو پکڑ کر ساجد نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا کر چوم لیا تھا۔ اس کی حقیقت بھری لمس سے ہما کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کے لبوں کا پہلا لمس تھا، ہما کا دل دھک دھک کرنے لگا، پلکیں شرم سے جھکی تو اٹھنے کو تیار نہ تھی۔ اس کی حیا کی سرخی کو دیکھتے ہوئے ساجد کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہما کو ہمیشہ اس نے پریکٹیکل انداز سے باتیں کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا، آج اس کا یوں شرمانا ڈاکٹر ساجد کے دل کو دھڑکا گیا تھا۔ بڑی محبت سے اس کی انگلی میں رنگ ڈالتے ہوئے ایک اور لمس اس کی رنگ والی انگلی پر چھوڑی۔ ہما نے شرما کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر گھٹنوں میں گرد لپیٹ کر بیٹھ گئیں۔ ہما پلیز یار، ہم ڈاکٹر اتنے پریکٹیکل سوچ رکھنے والے، تم شرما رہی ہو، مت کرو یار۔ ساجد نے مسکراتے ہوئے اسے پریکٹیکل طور پر کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کی، مگر ساجد بھی جانتا تھا کہ چاہے لڑکی جتنی مرضی پریکٹیکل ہو لے، مگر مشرقی لڑکیوں میں اپنی اس خوبصورتی ذات کو لے کر گھبراہٹ، وسوسے، ڈر، بے چینی ہوتی ہے، جو کہ اس وقت ہما کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں ہاسپٹل میں اتنی کانفیڈنس سے ڈاکٹر ساجد سے بات کرنے والی ڈاکٹر ہما، جو دل کی ایک بہترین ڈاکٹر تھی، اس وقت ان دل کی دھڑکنوں کو ہی نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ ساجد کی آواز اس کے دل کو گدگدا رہی تھی، ساجد کی نظروں کی حدت اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی تھی جس کو آج سے پہلے ہما نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ دھڑکنوں نے بے چینی کا رقص تو تب شروع کیا جب ساجد اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر اس کی جھکی ہوئی چہروں کو آنکھوں میں خماری کا سمندر لیے لبوں پر سیراب ہونے کا پیغام سجا کر گہری نظروں سے دیکھ کر مسکرایا۔ پہلی بار کسی مرد کو اس قدر قریب پا کر ہما کا دل پسلیٹ اٹھ کر دھڑکنے کی حد تک بے قرار ہوا۔ اپنے مردانہ بھاری ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر دلکش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں کو گول کر کے فلائنگ کس کا اشارہ کیا۔ اس نے شرما کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہما نے ساجد کو جتنا جانا تھا وہ بہت سنجیدہ اور مطلب سے بات کرنے والا ساجد کا اتنا قریب ہونا اور یہ انداز ہما کے لیے بالکل الگ اور نیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ آنکھیں کھولو اور اپنی ان حسین کل آنکھوں سے ہمیں دیکھنے کا شرف بخش دو۔ ہما کا یوں شرما کر آنکھیں بند کرنا ساجد کے دل کو دھڑکا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں سے پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا کر اپنے سینے پر رکھ لیے، وہ اٹھا نہ سکے۔ ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر مضبوطی سے رکھے ہوئے تھا۔ ہما، میں نے کچھ بولنے کی کہا۔ ساکت تھی، نہ کچھ کہنے کی ہمت۔ ساجد کا یوں قریب ہونا ہما کی زبان پر حیا کے پہرے لگا گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہوتی تھی۔ ساجد کے سانسوں کے گرم اٹھتے لئے مرہنگے گردن پر پڑ رہے تھے۔ بنا بولے بند آنکھوں سے ساجد کے اتنے قریب ہونے کو محسوس کر کے لرز اٹھی تھی۔ مطلب کہ آج حسن آنکھیں بند کیے ہوئے ہی اس خوبصورت رات کو گزارے گا۔ ہما کو آنکھیں نہ کھولتے دیکھ خماری لہجے سے ساجد نے سرگوشی کی، ہاتھ اس کے گردن پر رکھ کر ہلکا سا اپنے چہرے پر اس کو جھکا لیا۔ کوشش تھی لبوں کو لبوں سے چھونے کی، جس ارادے کو ہما نے جھٹکے سے پیچھے ہو کر ناکام بنا دیا۔ ساجد اس انداز سے ہما کے پورے وجود میں سنسنی کی لہریں تیزی سے دوڑ گئی، ہاتھوں میں پسینے آ گئے۔ بے شک اس کے قریب آنے والا، اسے چھونے کی تمنا کرنے والا اس کا محرم اس کا شوہر تھا، مگر یہ احساس بےحد نیا اور منفرد تھا۔ جہاں دل خوش تھا وہیں بے قرار بھی، جہاں محبوب کو حاصل کرنے پر مطمئن بھی تھی، اپنا قریب آنے پر بے چین بھی۔ یہ وہ احساس تھا جو ہر لڑکی کے لیے بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی پریکٹیکل ڈاکٹر کے اندر اتنی شرمائی ہوئی لڑکی چھپی ہوئی تھی۔ ساجد ہما کے اس قدر گھبرانے پر اٹھ کر بیٹھ گئے، محبت بھری نظروں سے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کی گھبراہٹ اور دل کی دھڑکنیں ساجد کی نظروں سے چھپی نہیں تھیں۔ دل کا ڈاکٹر تھا، اس کے دل کا حالت سمجھ رہا تھا، جو کرتی کے اوپر سے تھک تھک کرتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اتنی تیز دھڑکنیں اچھی علامتیں نہیں ہوتیں۔ اس کی تیز دھڑکنوں کو دیکھ کر کہا تھا، اس کے خوبصورت حسن کو دیکھ رہا تھا، جو شرما کر اور بھی قاتل حسینہ لگ رہی تھی۔ حیا سے پلکیں اب بھی جھکائے بیٹھی تھی، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ کر ان پر ظلم کرتے ہوئے اپنی گھبراہٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمفرٹیبل ہو جاؤ پیاری بیوی، ان بیچاریوں پر ظلم مت کرو، ان کا کوئی قصور نہیں۔ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو آزادی دلاتے ہوئے مسکرا دیا۔ کیا ہو گیا ہے یار، روز ہاسپٹل میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، گھنٹوں باتیں کرتے تھے، وہی ڈاکٹر صاحب ہوں، چینج نہیں ہوا؟ مسکراتے ہوئے کھڑے ہو کر شیروانی کو اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دیے۔ وہ اس میں بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہا تھا۔ اس کا دھیان ماں کی جانب گیا، یہ بھی تو انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہوگی اتنی بھاری چوڑی اور کپڑے پہن کر۔ وہ خود سے پہلے اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ اتار دو، تھکن ہو گئی ہوگی، بہت دیر سے پہنے ہوئے ہیں۔ پیار سے اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارتے ہوئے محبت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ شاید وہ یہیں سے اپنی حسین رات کی شروعات کرنا چاہتا تھا، اپنے شریک حیات کو اپنے ہونے کا احساس دلا کر۔ ایک ایک کر کے اس کے ہاتھوں سے بڑی نرمی سے چوڑیوں کو اتارتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ دوپٹے پر لگی ہوئی پینوں کو ہٹاتے ہوئے سر کو دوپٹے سے آزاد کروا دیا، ماتھے پر لگے ہوئے ٹیکوں کو بڑی نرمی سے اتارا گیا۔ اس سارے دوران نہ تو ہما نے کچھ بولا گیا، نہ ہی اس سے پلکیں اٹھا کر ساجد کی جانب دیکھا۔ اس کو شرماتے ہوئے چہرے پر ساجد کا دل پامال ہو رہا تھا، دل چاہتا تھا کہ اسے اپنے سینے سے لگائے اپنے پناہوں میں لے لے،
पता नहीं कैसे वो अपने मूड तो जज्बातों और बेलगाम दिल को रोके हुए था। नाक में पहनी हुई छोटी सी नेस्पिन को उतारते हुए उसे वो अपनी रकीब लगी, उतारते हुए जैसे कह रहा हो कि इसके इतने नज़दीक होने का हक सिर्फ मुझे है। कानों में झूलते झुमकों को तानने लगा। हाथ उसके गर्दन से लगे तो वो कसमसाई गई। इसके हाथों की हिद्दत से इसके पूरे वजूद में बिजली की लहर से दौड़ गई। मैं खुद उतार लेती हूँ। लफ्ज़ों को तोड़ती हुई घबरा कर साजिद के हाथ को पीछे किया। कुछ झुमके को तानने लगे। उफ यार, अगर अपनी खूबसूरत लब खोले भी हैं तो हमें खुद से दूर करने के लिए। नाइंसाफ़ी है डॉक्टर साहब, अपनी मोहब्बत से अपना गुरबेदा बनाकर अच्छे खासे डॉक्टर को मरीज़ इश्क बना दिया और अब आप हमारा इलाज करने को तैयार नहीं है, ज़्यादती कर रही हैं। लफ्ज़ों में सोखी और नज़र में खुमारी साफ दिखाई दे रही थी। वैसे मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? साजिद अब उसे बातों से नॉर्मल करना चाह रहा था। मैंने तो आपके लिए गिफ्ट नहीं लिया, अंदाज शर्मिंदा बोली। गलत बात है, मुझे तो गिफ्ट चाहिए। हम तो पढ़े लिखे बंदे हैं और मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं समझते। हम तो ये सोचते हैं कि मर्द और औरत बराबर होते हैं, तो इसलिए बराबरी का हक रखते हुए मुझे भी गिफ्ट मिलना चाहिए। शौक लहजे से मुस्कुराता हुआ इसके चेहरे पर आफत हया के रंगों को अपने अंदर उतार रहा था। सुबह ले आऊँगी, मुझे नहीं पता था कि आपको भी गिफ्ट चाहिए। नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। शौक अंदाज से इसके हाथ को अपने हाथों में दबाए हुए बोला। अभी मैं कहाँ से लाऊँ? घबराई हुई नज़रों साजिद की जानिब देखा। मेरी बीवी के पल को उठाकर मुझे देखने में सिर्फ बख्श दिया नहीं काफ़ी है। आहा, अब ये चीटिंग है। मेरी तरफ देखो। साजिद के कहने पर हुमा ने शर्मा कर पलकें वापस झुका ली थी। अब तो मुझे अभी के अभी गिफ्ट चाहिए, कोई रियायत नहीं दी जाएगी और अब देखने से बात नहीं बनने वाली। उसके थोड़ा करीब होकर वो शर्मा कर बेटुआन से जा रही थी। हुमा की बढ़ती सांसें और दिल पर रखा हाथ देखकर साजिद मुस्कुराई। मेरी जान, ऐसे बात नहीं बनेगी। ये मेरी खूबसूरत रात और मेरा पूरा हक है तुम पर। मेरा हक से पहले मैं अपने सारे दायरे खुद मुकर्रर किए थे, जिनको आज मैं अपने हाथों से ही तोड़ूंगा। इसलिए ये मजामतें करके दूरियां मत बनाओ। उसके करीब हो गए, उसके चेहरे पर झुकना चाहा, उसके सीने पर हाथ रखकर रोक दिया। प्लीज़, मुझे कुछ दिन कंफर्टेबल होने के लिए। हुमा से अपनी बात मुकम्मल नहीं हो सकी थी। बेफिक्र रहो, कंफर्टेबल मैं खुद कर लूँगा। जो तुम चाहती हो ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहिबा, शादी करने से पहले सोच लेना चाहिए था। पठान हो, जितना मर्जी पढ़ लिख जाओ, मगर जज्बातों के मामले में मैं जाहिल ही रहूँगा। ये पढ़े लिखे लोगों वाला स्टाइल खानों के समझ में नहीं आता। जब निकाह कर लिया है रजामंदी के साथ पूरा हक रखते हुए, ये दूर रहना पठानों की बस की बात नहीं। आप पढ़े लिखे एक पठान हैं, मुझे पता है। आप मेरी बात को समझेंगे। अपनी घबराहट का शिकार हुमा डॉक्टर साजिद को बटरिंग लगा रही थी। एक हाथ से इसकी पंखुड़ियों पर रखते हुए अंगूठे से चला रहा था। इसका यूं करना हुमा के दिल की धड़कनें बेतरतीब कर रहा था। खान की जान जज्बातों पर पहर नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे जज्बात मेरी पढ़ाई वाले अल्फाज समझेंगे नहीं। कांपते हुए इसके लबों को भरी नज़रों से देख रहा था। प्लीज़, कोई फ़ायदा नहीं। खान हो, अपनी बात से पीछे नहीं हटूँगा। जब तक दूर रहना था रह लिया। अब पूरे हक रखते हुए तुम्हारे वजूद की दिलकश रनाइयों से दूर न रह सकूँगा। इसके गले से भारी नेकलेस को उतारते हुए इसके हाथों की गर्म लिमस अपनी गर्दन पर महसूस करके हुमा की हथेलियों को पसीने से नम होने लगी। उसके बावजूद वो अपनी घबराहट रोक नहीं पा रही थी। वो जैसे जैसे इसके करीब आ रहा था, इसका दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को था। नेकलेस उतार कर साइड टेबल पर रख दिया। मुझे चेंज करने जाना है। इस वक्त साजिद की नज़रों में जो जज्बातों के तकाजे थे, इसको समझते हुए यहाँ से गायब होना चाहती थी। मेरी जान, तुम जहमत मत करो। तुम्हारा खान ये सब काम बाखूबी कर लेगा। बस तुम अपनी इन धड़कनों को तरतीब देने की कोशिश करो। कमरे की खामोशी में इसकी धड़कनों की थाप सुनते हुए मुस्कुराती नज़रों से देखकर बोला, साजिद प्लीज़, अभी नहीं, अभी और किसी वक्त ना की गुंजाइश नहीं है। रजामंदी से हम दोनों ने शादी की। तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, मैं करने लगा हूँ, तो फिर इन मजामतों की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे दरमियान। इसके माथे पर मोहब्बत और अकीदत से भरी हुई महल सब कर चुका था। अपने कुर्ते को उतार कर साइड पर रखते हुए पूरी तरह से इस पर झुकने लगा। हुमा दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे हुए अपने सर को बेड के ऊपर टिका दिया, आंखें बंद किए हुई थी। अपने कसरती सीने के साथ इसके लबों पर झुका, अपने लब इसके लबों पर रखते हुए पंखुड़ियों को कैद में ले गया। नाजुक पंखुड़ियों लबों से पहली बार टकराए थे। दोनों की धड़कनें एक दूसरे से मिलने लगी थी। लब खुशी के गीत गा रहे थे। शहद की मिठास से भरी हुई इन पंखुड़ियों की नमी अपने गले में उतारते हुए वो खुद को रोक ना सका। इसकी नरम नाजुक सी पंखुड़ियों पर पूरी शिद्दत से झुका हुआ था। इसकी नाजुक पंखुड़ियों पर अपनी होंठ रखकर नमी को चूसते हुए वो अपने आप तक भूल चुका था। इसकी सांसों को इस पर तंग किए हुए अपनी हसरतों को सैराब करते हुए इस वक्त वो ये भी भूल चुका था कि वो एक दिल का डॉक्टर, उसका काम सांस देना, सांस छीनना नहीं। उसके लबों को कैद से अब तो वो तड़पने लगी थी। बेअख्तर इसके हाथ साजिद के गले पर आ गए। नाखूनों की चुभन साजिद की लब मुस्कुराए तो पंखुड़ियों पर गिर ढीली हो गई।
اس سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اسے تکیے پر رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی ساری جاں فرار بند کرتا جا رہا تھا، پورے چہرے پر اپنے لبوں کی مہریں ثبت کرتے ہوئے گردن تک آنے لگا۔ اپنی گردن پر سازب کی نرم گرم لمس محسوس کر کے وہ تڑپ سی اٹھی تھی۔ اس کی ٹانگوں کو اپنے ٹانگوں میں پن کرتے ہوئے سچ میں اپنی پٹھانی والی طاقت ہی اس پر آزما رہا تھا۔ اس کے پھولتے ہوئے کندھیوں سے کس کے راز کی وجہ سے الگ کر دیا۔ اس کی برہنہ وجود کی رعنائیوں کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے اس کے خوبصورت دلکش لب مسکرا اٹھے تھے۔ نظر بے اختیار اس کی کمر پر پڑتے ہوئے بلوں پر پڑ گئی تھی۔ دودھ کی طرح سفید چمکتی ہوئی نازک سی کمر پر پڑتے ہوئے بل قیامت ڈھا رہے تھے۔ اپنے ہاتھ بلوں پر رکھتے ہوئے سختی سے دباتے ہوئے مسکرا دیا۔ ہاتھوں کی سختی اور لمسوں کی حدت سے ہما کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ اس کی نازک سی کمر اس کے مضبوط ہاتھوں کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی سسکی کو سمجھتے ہوئے سازب نے ہاتھ کی گرپ ڈھیلی کر دی۔ وہ اس کے دل کے مقام پر اپنے ہونٹ ثبت کر چکا تھا۔ آہ وہ سسکی جب سازب نے وہاں اپنے دانتوں کی ہلکی سی چبھن دی۔ سازب نے اس کی سسکی پر اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے سانسیں روکے لیٹی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا پھر سے جھکا، اس کے دل والے مقام پر ہونٹ رکھے۔ اس کے نرم گرم ہونٹوں کو اپنے دل پر محسوس کر کے ہما کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور سازب اپنے ہونٹوں پر اس کی دھڑکنیں محسوس کر کے مسرور ہوتا جا رہا تھا۔ دل والے مقام پر اس کے بے تحاشا لمس ہما کو تڑپا رہے تھے۔ اس کی تڑپ کو وہ ہر طرف سے بند کر چکا تھا۔ ٹانگوں میں ٹانگیں پھنسائے اس کو پن کر کیے ہوئے، ہاتھوں پر ہاتھ رکھے انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے پوری طرح سے بے بس کر چکا تھا۔ جس ڈاکٹر سازب کو ہما جانتی تھی، یہ سازب اس سے بہت طلب تھا۔ اس کی محبت کے ہر انداز میں سختی تھی، ہر لمس میں، ہر انداز میں اس کی پٹھانے والی دھوس شامل تھی۔ اس کے پورے وجود پر اپنے لبوں کی مہریں ثبت کرتا ہوا اس کے جسم کی رعنائیوں کو بڑے حق سے دیکھتے اور چومتے ہوئے محبت کی دہلیزوں سے آگے گزرتا جا رہا تھا، پورے حق سے اس کے پورے وجود کو اپنی پناہوں میں لیے ہوئے اسے سانس لینے کا موقع فراہم نہیں کر رہا تھا۔ دل کا ڈاکٹر ہو کر اس کی سانسیں چھیننے پر تلا ہوا تھا۔ روم میں ہما کی اکھڑی ہوئی سانسیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ مقابل نے معصوم جان کو بہت مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ اس کی زندگی کی خوبصورت خوشگوار رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ اس نے اپنے حق کو بڑے حق سے وصول کرتے ہوئے کہیں پر بھی اپنی محبت میں کمی نہیں رکھی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی اور یہ حق اس کے خوبصورت وجود کی ہر لو میں اس نے جتاتے ہوئے اسے سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ روم میں ہما کی سسکیوں کی آواز کے ساتھ سازب کی تیز دھڑکنوں کا شور خوبصورت دھن بنا رہا تھا۔